हाँ जी बच्चों, अभी का अपना टॉपिक है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल मतलब बच्चों होता है एनालिसिस प्रोसीजर, थोड़े लॉजिकल रीजनिंग वाले प्रोसीजर्स। मींस आपको एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है और उनके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन पे आना है। तो बच्चों एक बार समझते हैं कि एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है और इसकी क्या रेलेवेंस है। ठीक है बच्चों, हमने कहा बच्चों एनालिटिकल प्रोसीजर मींस, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या मतलब है, इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की चेकिंग करना थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉसिबल रिलेशनशिप्स और प्रोबेबल रिलेशनशिप्स। मींस आपको एनालाइज करने हैं जो पॉसिबल, प्रोबेबल या प्लॉसिबल रिलेशनशिप्स हैं, किसमें, अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, आपको पता है ऑडिट में हम क्या करते हैं सर, ऑडिट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो बच्चों एनालिटिकल प्रोसीजर का ऑब्जेक्टिव भी क्या है, इवेल्युएट करना है, चेक करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। बट किस तरीके से, आपको प्रोबेबल रिलेशनशिप्स को स्टडी करना है, एनालाइज करना है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा के। क्या चीज, प्रोबेबल रिलेशनशिप। इन दोनों वर्ड्स को प्लीज ध्यान से याद कर लीजिए। प्लॉसिबल रिलेशनशिप और प्रोबेबल रिलेशनशिप किस चीज के बच्चों, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के। सर ये होता क्या है, कोई एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल से समझाइए। एग्जांपल से समझने से पहले बच्चों एक चीज पे प्लीज कंफ्यूज मत होना कि ये फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल का रिलेशनशिप है। एनालिटिकल प्रोसीजर में फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल डेटा भी यूज हो सकता है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा भी यूज हो सकता है। इट इज अ रिलेशनशिप अमंग, दोनों के बीच में है। मतलब फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल भी यूज हो सकता है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा भी यूज हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों एक एग्जांपल समझते हैं। हमने कहा बच्चों हमारा एक क्लाइंट है, कोई कंपनी है, उनका बच्चों रेंट एक्सपेंस है 18 लाख रुपीस जो उनके बुक्स में आ रहा है। लेट्स से फॉर फाइनेंशियल ईयर 20XX2, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए उनके अकाउंट्स में बुक्स के अंदर रेंट का एक्सपेंस कितना आ रहा है बच्चों, 18 लाख रुपीस। अब एज एन ऑडिटर आपको ये चेक करना है क्या ये नंबर ठीक है या नहीं है। हाँ जी सर। तो बच्चों हमने कंपनी से पूछा कि आपके कितने रेंटेड एरिया है, कितने प्रीमाइसेस है। कंपनी ने कहा 2। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा एक ए है और एक दूसरा है बी। ए का रेंट है 50,000 पर मंथ, वो दिल्ली के अंदर है। बी का रेंट है 1 लाख पर मंथ, वो मुंबई के अंदर है। अब एज एन ऑडिटर आपको पता लग गया कि हमारे 2 प्रीमाइसेस हैं, इनका रेंट 50,000 पर मंथ, इनका 1 लाख पर मंथ। तो क्या हम यहाँ से ईयरली एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं बच्चों? हाँ जी सर हम निकाल सकते हैं। हमने कहा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा बच्चों, दोनों के रेंट को जोड़ दें। हमने कहा 50,000 पर मंथ है, 12 मंथ्स का निकाल लिया, 1 लाख इंटू 12, टोटल कितना आ गया बच्चों, 18 लाख, 18 लाख आ गया। बुक्स में कितना है, 18 लाख। दोनों नंबर सेम आ गए। हाँ जी सर। क्या आपको कंफर्ट आ गया कि ये नंबर ठीक है या नहीं है? हाँ जी सर हमें ये तो कंफर्ट आ गया कि ये 18 लाख का नंबर जो बुक्स में रिकॉर्डेड है वो ठीक है या नहीं है। सही कह रहे हैं बच्चों? हाँ जी सर। इसके अलावा बच्चों आपको ये भी चेक करना है कि ये नंबर, कॉम्प्यूटेशन तो ठीक हो गई, बट क्या ये नंबर ठीक है या नहीं है। अगर आपको इन दोनों नंबर पे कंफर्ट मिल जाए कि ये जो 50,000 और 1 लाख का नंबर है क्या ये ठीक है या नहीं है, तो आपको रेंट पे कंफर्ट आ जाएगा। हाँ जी सर। तो वो कैसे चेक करेंगे सर, इनके एग्रीमेंट से चेक कर लेंगे कि इनका रेंट इतना है या नहीं है। तो क्या चेक करोगे बच्चों, आप रेंट एग्रीमेंट चेक करोगे टू इंश्योर दैट द रेंट इज करेक्ट। तो बच्चों एनालिटिकल प्रोसीजर क्या हुआ, ये जो आपने एक्सरसाइज करी है एक्सपेक्टेशन बनाने वाली, कंपैरिजन करने वाली, दिस इज कॉल्ड बच्चों एनालिटिकल प्रोसीजर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपने फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल डेटा मतलब बच्चों ये हो गया जो आपने कंप्यूटेशन करी है, नॉन फाइनेंशियल बच्चों हो गया एग्रीमेंट चेक करना। आपने क्या किया, आपने प्लॉसिबल रिलेशनशिप, प्रोबेबल रिलेशनशिप देखा। रिलेशनशिप आपने क्या कहा, यार इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे रेंट के बराबर होना चाहिए। दिस इज एन एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल और समझते हैं। प्लीज आप इन एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम आगे आने वाले टॉपिक्स में भी इन्हीं एग्जाम्पल्स का दोबारा यूज करेंगे। हमने कहा हमारा जो क्लाइंट है वो वेजेस पे करता है। क्लाइंट ने कहा लास्ट ईयर, पिछले साल हमारे पास कितने वर्कर थे, 1500 वर्कर थे। एवरेज वेजेस कितनी थी, 10,000 पर मंथ वेजेस थी। जो एक बंदे को हम महीने का पैसे देते थे वो ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए देते थे। हमने कहा ठीक है। तो बच्चों ये हो गया फाइनेंशियल डेटा। क्लाइंट ने हमें इन्फॉर्म किया, क्लाइंट इन्फॉर्म्ड अस, क्या करंट ईयर में इंक्रीज किया है उन्होंने वेजेस को बाय 10% इंक्रीमेंट।
ईयर ऑन ईयर हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट मिलता है वेजेस में, सैलरी में। तो उन्होंने कहा ये 10,000 रुपये पर मंथ को बढ़ा के कितना कर दिया है, 10% और बढ़ा दिया, मीन्स 11,000 कर दिया। एंड नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज बाय 5%, ये इंक्रीज बता रहा है। हमने कहा नंबर ऑफ वर्कर कितने से बढ़ गए, 5% से। तो पहले 1500 थे, 5% से बढ़ेंगे तो बच्चे हो जाएंगे 1575, और ये कितना हो जाएगा 11,000। तो अगर आपको पूछा जाए टोटल वेजेस कितनी है तो आप कैसे निकालोगे? सर इसको निकालने का सिंपल तरीका है। वेजेस कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ वर्कर इनटू में पर मंथ सैलरी इनटू में नंबर ऑफ मंथ। तो बच्चों टोटल एक्सपेंस कितना आ गया, 20.79 करोड़ रुपीस। तो दिस इज योर एक्सपेक्टेशन, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारा इतने वेजेस होंगी। अब हो सकता है एक्चुअल वेजेस ज्यादा हो सकता है कम हो सकता है इतनी, करेक्ट। तो हमने कहा मानो कि एक्चुअल वेजेस है 20.80 करोड़, आपका नंबर ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ कितने का फर्क है, 0.01 करोड़ का, करेक्ट। हमने कहा हमारी मेटियलिटी है बच्चों 1 करोड़ रुपए की, मतलब अगर 1 करोड़ से नीचे की गलती है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। अब आपका कितने का डिफरेंस आया बच्चों, बस 0.01। तो आप क्या बोलोगे, सर ये नंबर इममेटीरियल है, ये नंबर बहुत छोटा है, तो ये जो वेजेस का खर्चा है ये रीजनेबल है। इतनी बात समझ आती है बच्चों। आपने कंफर्ट कैसे लिया बच्चों? आपने कंफर्ट लिया उसका एनालिसिस करके, लास्ट ईयर के डेटा को यूज किया आपने और उसको कंपेयर किया करंट ईयर की इंफॉर्मेशन के साथ। क्या किया हमने, ये बच्चों लास्ट ईयर का डेटा था, ये करंट ईयर की इंफॉर्मेशन थी, इसके बेसिस पे आपने खर्चा डिराइव किया कि हमारा एक्सपेक्टेड खर्चा कितना है। आपको एक्चुअल खर्चा इतना दिया हुआ है, आपने उसको कंपेयर किया और आपने कहा हमारा खर्चा रीजनेबल है, हमें कंफर्ट है कि हमारा नंबर ठीक है। ये चीज समझ आई बच्चों? हाँ जी सर। चलो बच्चों एक एग्जांपल और समझते हैं। हमने कहा लास्ट ईयर सेल्स थी 10 लाख रुपीस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था 7,50,000 रुपीज। इस ईयर सेल्स है मेरी 20 लाख रुपीस। तो बच्चों एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितना होगा? सर ये डबल हो गया, तो वी एक्सपेक्ट कि ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 15 लाख रुपीस, करेक्ट। ये चीज समझ आती है। तो ये आपने एक्सपेक्टेड नंबर ड्रॉ किया। हमने कहा लेट से जो एक्चुअल नंबर है कॉक्स का वो है 14,90,000 रुपीज। कितने का डिफरेंस है बच्चों, 10,000 का। अब बच्चों आपको देखना है क्या 10,000 का नंबर बड़ा है, मटेरियल है या छोटा है, वो डिपेंड करेगा मटेरियलिटी पे। अगर मटेरियल है तो आप क्या कहोगे, सर गड़बड़ है, होना इतना चाहिए था, इतना कैसे हो गया। लेट से हमने कहा एक्चुअल नंबर है वो है 18 लाख रुपीस। कितने का वेरिएशन आ गया बच्चों, 3 लाख का। मटेरियलिटी है 1 लाख रुपीस। तो जब तक ये 10,000 का डिफरेंस था आपने कहा सर सब ठीक है, बट जैसे ये 3 लाख का डिफरेंस हो गया तो आप क्या बोलोगे, सर कुछ गड़बड़ है, हमारी एक्सपेक्टेशन थी 15 लाख की, आया कितना, 18 लाख। तो अब उस गड़बड़ को आगे आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और चेकिंग करनी पड़ेगी कि ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो बच्चों एनालिटिकल प्रोसीजर से आपको कंफर्ट भी मिलता है, जैसे यहाँ पे आपको कंफर्ट मिल गया कि नंबर ठीक है, यहाँ पे आपको रिस्क मिल गया कि हाँ जी कुछ तो रिस्क है, कुछ गड़बड़ है। ये चीज समझ आती है बच्चों? हाँ जी सर। चलो बच्चों एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर मींस इवैल्यूएशन है, मतलब चेकिंग है किसकी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। किसके थ्रू बच्चों, थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉसिबल रिलेशनशिप, प्रोबेबल रिलेशनशिप। प्लॉसिबल क्या होता है, प्रोबेबल मतलब जो पॉसिबल रिलेशनशिप्स है अमंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। आप दोनों डेटा यूज करते हो, फाइनेंशियल डेटा भी यूज करते हो, नॉन फाइनेंशियल डेटा भी यूज करते हो। नॉन फाइनेंशियल डेटा क्या था, जैसे हमने कहा था 5% हमारे वर्कर्स बढ़ गए तो नॉन फाइनेंशियल है, उनकी जो पर मंथ वेजेस है वो फाइनेंशियल डेटा है। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। तो बच्चों ये थी डेफिनेशन हमारे पास एनालिटिकल प्रोसीजर। एक चीज हम साथ साथ और भी देख लेते हैं बच्चों। हमने ये चीज समझ ली थी कि एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या होता है। सिमिलरली एक बार इस टेबल चार्ट को और समझते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर में बच्चों कंपैरिजन होता है ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। जैसे हमने क्या बोला था, रेंट का नंबर, कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, 18 लाख रुपीज है, बुक्स का नंबर। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। कंसीडरेशन ऑफ रिलेशनशिप होता है। कंसीडरेशन ऑफ रिलेशनशिप क्या था बच्चों, जैसे यहाँ पर क्या था, दोनों के रेंट को ऐड करना, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। यहाँ पर क्या था बच्चों, यहाँ पर था वेजेस और एवरेज वर्कर्स और एवरेज वेजेस को मल्टीप्लाई करना, करेक्ट। तो ये रिलेशनशिप आपने देखी। प्लस वेरियस अदर प्रोसीजर में क्या आएगा बच्चों, वेरियस अदर प्रोसीजर में आएगा जैसे आपने यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट चेक किया, प्लस आपने चेक किया कि 10% इंक्रीमेंट जो मैनेजमेंट आपको बता रही है ठीक है या नहीं है, ये 5% इंक्रीमेंट जो बता रही है वो ठीक है या
नहीं है। ये हो गया बच्चों अदर प्रोसीजर्स, मिलाकर क्या हो गया बच्चों, एनालिटिकल प्रोसीजर। तो एनालिटिकल प्रोसीजर में आया कि आपने एंटिटी के नंबर्स को कंपेयर किया है, किसके बेसिस पे बच्चों, आपने जो रिलेशनशिप और एक्सपेक्टेशन ड्रॉ करी है, एंड आपने अदर प्रोसीजर्स करे हैं। अदर प्रोसीजर में बच्चों एक तो था रेंट चेक करना, दूसरा इनको जब आपने कंपेयर किया, कंपैरिजन में अगर कोई डिफरेंस निकला तो उसको भी आगे काम करना है या नहीं करना, मटेरियल है या नहीं है, वो देखना अदर प्रोसीजर्स में आता है। मतलब जैसे बच्चों हमने कहा था यहाँ पर 10,000 का डिफरेंस है, तो हमने कहा मटेरियलिटी 1 लाख की है तो डिफरेंस इज इमटेरियल, वेयर एज 3 लाख का डिफरेंस इज मटेरियल। अब ये डिसाइड करना कि इस पे आगे काम करना है नहीं करना, ये अदर प्रोसीजर्स में आ जाएगा। तो अदर प्रोसीजर में एक तो बच्चों रेंट एग्रीमेंट चेक करना आ गया ये वाला, और दूसरा कि उन डिफरेंसेस के ऊपर काम करना है या नहीं करना। तो अगर हम इस टॉपिक को अब कंक्लूड करें बच्चों, तो एनालिटिकल प्रोसीजर में हो गया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इवैल्यूएशन थ्रू प्लॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। इसके अलावा बच्चों इसमें एंटिटी के नंबर को हम कंपेयर करते हैं। बेसिकली ऊपर वाले को ही डिफरेंट तरीके से मोल्ड करके नीचे लिखा गया है, बस एंटिटी के नंबर को हम कंपेयर करते हैं किससे, जो रिलेशनशिप्स आपने सर्च किए हैं, बनाए हैं, जैसे वेजेस के केस में था, रेंट के केस में था, और अगर कोई और प्रोसीजर आप कर रहे हैं तो उन सबको मिला दिया जाए तो क्या बनता है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एक और चीज बच्चों, यही एनालिटिकल प्रोसीजर्स अगर हम बैलेंस शीट और P&L की टेस्टिंग के लिए लगा रहे हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ आवर ऑडिट, प्लानिंग की बात नहीं कर रहे बच्चों, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट, तो इन्हें सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर कहा जाता है। मींस एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो आपने लगाए हैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की चेकिंग में एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ योर ऑडिट, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। जैसे बच्चों हमने एग्जांपल समझा था रेंट का, वेजेस का, ये सारी P&L की आइटम है, दोनों की दोनों, रेंट भी P&L आइटम है, वेजेस भी P&L आइटम है, तो जो आपने एनालिटिकल प्रोसीजर किए थे उसको हम कहते हैं सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर या सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स। हाँ जी बच्चों अभी तक हम लोगों ने ये समझा था कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं। प्रोबेबल रिलेशनशिप था बोथ अमंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और डेटा, ताकि आप क्या कर सको बच्चों, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सको, इवेलुएट कर सको। चलो इसके ना थोड़े से और एग्जांपल समझते हैं और डिटेल में समझते हैं कि किस किस तरीके से एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म हो सकते हैं। बच्चों अगर आपको एग्जांपल याद हो तो हमने क्या किया था, हमने एक एक्सपेक्टेड रेंट निकाला था। हमने क्या किया था बच्चों, सर हमने एक एक्सपेक्टेड रेंट निकाला था इस एग्जाम्पल में, और हमने इसके साथ किस चीज को कंपेयर किया था, हमने सर इसके साथ जो क्लाइंट का डेटा है, क्लाइंट की बुक्स में नंबर है, उसको कंपेयर किया था। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर। तो बच्चों एनालिटिकल प्रोसीजर में भी आप क्या करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर में आप क्लाइंट का जो डेटा होता है, क्लाइंट का डेटा मतलब जो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड्स, बुक्स में नंबर आ रहा है, रिकॉर्ड्स में नंबर आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में नंबर आ रहे हैं, आप उसे कंपेयर करते हो। क्या करते हो बच्चों, सर हम एनालिटिकल प्रोसीजर में क्लाइंट के डेटा को कंपेयर करते हैं। बच्चों किस किस चीज से कंपैरिजन कर सकते हो वो समझो आप। सर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, अगर बच्चों आपने ध्यान से देखा हो इस एग्जांपल में, ये जो नंबर था एक्सपेक्टेड नंबर, ये किसने निकाला, सर ये एक्सपेक्टेड नंबर ऑडिटर ने निकाला। तो बच्चों ये हमने निकाला था नंबर, तो ये ऑडिटर एक्सपेक्टेड नंबर हो गया। हमने किससे कंपेयर किया बच्चों, ऑडिटर एक्सपेक्टेड नंबर से कंपेयर किया। दूसरा एग्जांपल में बच्चों क्या था अपने पास, हमने क्या डेटा यूज किया था, सर हमने प्रीवियस ईयर का डेटा यूज किया था और उससे हमने एक्सपेक्टेशन ड्रॉ करी थी। हमने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन ली थी, प्रीवियस ईयर का डेटा लिया था और तब हमने निकाला था कितना अमाउंट होना चाहिए। तो क्या बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि आपने कंपैरिजन के लिए क्या बेसिस लिया है, सर हमने प्रीवियस ईयर का डेटा यूज किया है। करेक्ट। तीसरी चीज बच्चों, आपको पता है मैनेजमेंट क्या बनाती है, सर मैनेजमेंट बनाती है बजट्स या फोरकास्ट बनाती है। हाँ जी सर। तो क्या मैनेजमेंट आपको ये बता सकती है कि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इस साल जो रेंट है वो इतना होगा। लेट्स से मैनेजमेंट बोलती है कि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इस साल जो रेंट होगा वो 17,75,000 रुपीज होगा। बता सकती है सर? हाँ जी सर बता तो सकती है। तो क्या हम इससे भी कंपैरिजन कर सकते हैं ये देखने के लिए कि नंबर ठीक है या नहीं है, ये 18 लाख का नंबर, रेंट का नंबर ठीक है या नहीं है, क्या हम बजट से चेक कर सकते हैं? हाँ जी सर। तो बच्चों
आपने अब तक क्या देखा, आपने कहा सर ऑडिटर का एक्सपेक्टेड नंबर यूज हो सकता है, प्रीवियस ईयर का एक्सपेक्टेड नंबर, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे जो नंबर आए एक्सपेक्टेड नंबर बने वो यूज हो सकता है, जो मैनेजमेंट ने बजट दिया वो यूज हो सकता है। करेक्ट बच्चों? हाँ जी सर। तो बच्चों ये वो तरीके हैं जिनसे आप कंपेयर कर सकते हो। इनके अलावा एक दो तरीके और होते हैं, वो भी अभी समझते हैं। पहले एक बार ये देखते हैं। हमने कहा था क्लाइंट के डेटा को हमें कंपेयर करना है ताकि चेक कर सके कि क्लाइंट का डेटा ठीक है या नहीं है। करेक्ट बच्चों? तो उसके लिए आप क्या बेसिस ले सकते हो? सर प्रीवियस ईयर का डेटा यूज कर सकते हैं जो हमने वेजेस के लिए यूज किया। सर हम एक्सपेक्टेशन यूज कर सकते हैं जो हमने बनाई है एज एन ऑडिटर, या फिर जो क्लाइंट ने बनाई है। क्लाइंट के जैसे बजट होते हैं, फोरकास्ट होते हैं, वो हो सकते हैं। करेक्ट बच्चों? हाँ जी सर। क्या बच्चों हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं? सर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, कोई एग्जांपल दीजिए। हमने कहा हमारी कंपनी ब्रेड बनाती है, हमारा क्लाइंट ब्रेड बनाता है फॉर एग्जांपल, उसकी सेल्स 10 लाख रुपए है, उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7.5 लाख रुपीस है। ठीक है, तो बच्चों कितना परसेंटेज आ गया? सर 75% आ गया। हमने ऑनलाइन वेब पे जाके चेक किया, गूगल पे जाके चेक किया कि इस इंडस्ट्री का कितना कॉक्स होता है, तो हमने पाया कि सर इस इंडस्ट्री का कॉक्स होता है 74%। बच्चों 74% नहीं, इसमें कई बार 60% भी होता है, 65% भी होता है। कंपनी अलग अलग के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे 74% लिया है। तो हमने कहा कि कंपनी का 75% है, इंडस्ट्री का कितना है? 74%। अगर इंडस्ट्री का 74% है और हमारी सेल 10 लाख रुपीज है, तो हमारा एक्सपेक्टेड कॉक्स कितना होगा बच्चों? 7,40,000 रुपीज। कैसे निकाला? 10 लाख का 74%। एक्चुअल कितना आ रहा है? 7,50,000। हमने कहा हमारी मटेरियलिटी कितनी है बच्चों? हमने कहा सर हमारी मटेरियलिटी है 1 लाख रुपीज। तो एक्चुअल नंबर क्लाइंट का डेटा कितना है? 7.5 लाख। आपने कंपेयर के लिए इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड लिया, आपका नंबर कितना आया जी? 7,40,000। डिफरेंस कितने का है बच्चों? सिर्फ 10,000 का। क्या डिफरेंस मटेरियल है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि मटेरियलिटी अपनी कितनी है? 1 लाख रुपए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर आ रहा है ये ठीक आ रहा है? 7.5 लाख रुपए ठीक है। क्यों? मोटा मोटा ठीक है, एवरेज आउट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में भी बाकी कंपनीज का भी 74% तो आता ही है। तो बच्चों आपको कंफर्ट आ गया कि ये नंबर ठीक है? हाँ जी सर। तो बच्चों हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी यूज कर सकते हैं। करेक्ट? तो हमने अब तक 3 चीजें क्या समझी? एक तो सर प्रीवियस ईयर डेटा यूज कर लो, दूसरा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यूज कर लो, तीसरी एक्सपेक्टेशन यूज कर लो। अब एक्सपेक्टेशन बच्चों वो मैनेजमेंट की भी हो सकती है, मतलब क्लाइंट की भी हो सकती है, जैसे बजट्स, हमारी भी हो सकती है अगर हमने बनाई है तो। लास्ट चीज बच्चों, नॉन फाइनेंशियल डेटा को यूज करके आप अपनी एक्सपेक्टेशन बना सकते हो। सर नॉन फाइनेंशियल डेटा बच्चों अगर आपको याद हो तो हमने एक एग्जाम्पल समझा था वेजेस के ऊपर, ये वाला एग्जाम्पल देखा था। इसमें बच्चों हमने कहा था वर्कर्स कितने परसेंट से इंक्रीज हो गए? सर 5%। ये जो नंबर है दिस इज नॉन फाइनेंशियल डेटा। नॉन फाइनेंशियल डेटा क्यों? क्योंकि आपके जो वर्कर्स के नंबर है, वर्कर तो सर नॉन फाइनेंशियल ही होंगे ना, वर्कर को जो वेजेस जाती है वो फाइनेंशियल है, बट वर्कर नॉन फाइनेंशियल होंगे। हाँ जी सर। तो इस डेटा के बेसिस पर और प्रीवियस ईयर के बेसिस पे आपने अपनी एक्सपेक्टेशन बनाई थी कि हमारा कितना होना चाहिए था एक्सपेंस? 20.79 करोड़। यही था बच्चों? हाँ जी सर। तो हमने क्या कहा बच्चों, आप नॉन फाइनेंशियल डेटा को भी यूज कर सकते हो और उसके बेसिस पर अपनी एक्सपेक्टेशन बना सकते हो। तो बेसिकली बच्चों आवर ऑब्जेक्टिव इज टू कंपेरेबल नंबर बनाना। कंपेरेबल नंबर बनाने के लिए हम लोग नॉन फाइनेंशियल डेटा का भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों इस टॉपिक में क्या क्रक्स निकला कि सर हमें क्लाइंट के डेटा को कंपेयर करना है। कंपैरिजन के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? हम प्रीवियस ईयर का डेटा यूज कर सकते हैं, हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं, हम एक्सपेक्टेशन यूज कर सकते हैं, चाहे वो क्लाइंट की हो चाहे ऑडिटर की हो। हम नॉन फाइनेंशियल डेटा के बेसिस पे भी एक्सपेक्टेशन बना सकते हैं। यही कर सकते हैं बच्चों? हाँ जी सर। तो चलो बच्चों एक बार इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। हमने कहा एग्जाम्पल के लिए हमें कंपेरेबल इंफॉर्मेशन चाहिए, हम कौन सी यूज कर सकते हैं? सर प्रायर पीरियड, मतलब पिछले साल की। एंटीसिपेटेड रिजल्ट, मतलब जो हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, जो हमें लगता है कि इतना होगा। एंटीसिपेटेड रिजल्ट सच एज बजट्स और फोरकास्ट और एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑडिटर सच एज एस्टिमेशन ऑफ द डेप्रिसिएशन। बच्चों याद है हमने अभी बोला था कि हम एक्सपेक्टेशन यूज कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन बच्चों 2 लोगों की होती है, एक मैनेजमेंट की, दूसरी ऑडिटर की। तो बजट और फोरकास्ट किसके थे बच्चों?
सर क्लाइंट के, और ऑडिटर ने अपना एस्टिमेशन किया था। करेक्ट बच्चों। एक एग्जांपल है इसमें एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, जैसे हम लोगों ने रेंट का बोला था वैसे डेप्रिसिएशन का एस्टिमेशन की बात हो रही है। तीसरा बच्चों हमने एक बोला था कि हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं, हाँ जी सर। तो हम सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं फॉर कंपैरिजंस। अब बच्चों कंपैरिजन ना अलग अलग एरिया में हो सकता है। आप लोगों ने अगर रेशियो एनालिसिस पढ़ा हो क्लास 12th में और अपने पीसीसी में भी, तो आपको पता होगा हम अलग अलग तरीके की रेशियो बनाते हैं। हम डेटा टर्नओवर रेशियो भी चेक करते हैं, हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी चेक करते हैं, हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी चेक करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी रेशियोज यूज होती हैं, तो हम उन रेशियोज को भी बच्चों कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट हमने कहा हमें कंपैरिजन करना है किसका, क्लाइंट के डेटा को किससे, इंडस्ट्री के डेटा से, सिमिलर प्रायर पीरियड डेटा से, क्लाइंट ने अगर कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताया है जैसे बजट, ऑडिटर ने कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताया है, और लास्ट चीज हमने क्या कही थी बच्चों, कोई नॉन फाइनेंशियल डेटा का यूज करके हम अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट बना सकते हैं। तो बच्चों ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो एनालिटिकल प्रोसीजर में आप क्या करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर में आप कंपैरिजन करते हो किसका बच्चों, क्लाइंट के डेटा का, और वेरियस सोर्सेज से करते हो जो हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, और उनके बेसिस पे डिसाइड करते हो क्या नंबर ठीक है या नहीं है। ठीक है बच्चों। हाँ जी बच्चों अभी अपना टॉपिक है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर सब्सटेंसिव एनालिटिक ऑडिट प्रोसीजर। मींस सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर लगाते वक्त आपको कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान रखना है, मतलब आप किन फैक्टर्स को ध्यान रखेंगे लगाने से पहले। अगर ये फैक्टर्स नहीं होंगे तो आप सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर या फिर आई कैन से सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक है बच्चों, क्या क्या फैक्टर्स हैं चलो एक बार समझते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं बच्चों। हमने एग्जांपल पहले भी पढ़ा है। हमने कहा हमारी कंपनी में क्लाइंट पे लेट्स से 1500 वर्कर हैं और उनका एवरेज वेजेस है 10,000 पर मंथ। ये बच्चों लास्ट ईयर का डेटा है, प्रीवियस ईयर डेटा। क्लाइंट ने हमें इन्फॉर्म किया कि करंट ईयर में वेजेस जो है 10% इंक्रीज हो गई हैं, मतलब 10,000 से इंक्रीज होकर वो 11,000 हो गई हैं। एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज बाय 5%, मीन नंबर ऑफ वर्कर 1500 से इंक्रीज होकर कितने होंगे बच्चों, 1575। तो अगर आपको टोटल एक्सपेंस की एक्सपेक्टेड अमाउंट निकालनी हो तो आप क्या कहेंगे, सर इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका टोटल एक्सपेंस क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड अमाउंट। सही कह रहे हैं बच्चों। हाँ जी सर। एक चीज बचाओ बच्चों, अगर ये डेटा ही ना हो, ये डेटा ही नहीं है, तो क्या आप ये चीज कंप्यूट कर सकते हो, सर अगर ये डेटा नहीं है तो हम इस चीज को कंप्यूट नहीं कर पाएंगे। सही कह रहे हैं बच्चों। तो बच्चों सबसे पहली चीज क्या आ गई कि डेटा का अवेलेबल होना जरूरी है। सही है बच्चों। हाँ जी। तो हमने सर बच्चों सबसे पहला पॉइंट बोला अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा इज मस्ट। अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप एनालिसिस नहीं कर सकते। दूसरी चीज बच्चों हमने कहा डेटा तो अवेलेबल है बट ये अवेलेबल नहीं है कि कितने वर्कर्स हैं, क्या उनकी पर मंथ सैलरी है। डेटा अवेलेबल है सर, डेटा क्या अवेलेबल है कि सर लास्ट ईयर पूरा का पूरा जो वेजेस हमने पे की थी वो ये थी, ये डेटा अवेलेबल है कि टोटल कितना हो गया ये, फॉर एग्जांपल ये टोटल हो गया बच्चों 18 करोड़। तो हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है कि 18 करोड़ है, बट उसका बाइफरकेशन ये 1500, 10,000, 12 ये अवेलेबल नहीं है। तो क्या आप कर पाएंगे सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर या सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर? नहीं सर, हमें डिटेल डेटा की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इसको कहते हैं बच्चों डिसएग्रीगेशन ऑफ डेटा, मींस डिटेल डेटा। दो चीजें समझ आई बच्चों? हाँ जी सर, एक तो डेटा होना चाहिए, दूसरा डिसएग्रीगेशन होना चाहिए। तीसरा बच्चों फैक्टर डिपेंड करता है अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप जैसे अकाउंट्स हो सकते हैं, बैलेंस शीट अकाउंट्स हो सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर या फिर P&L अकाउंट हो सकते हैं। जैसे अभी हमने वेजेस का एग्जांपल लिया। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, एक है फिक्स एसेट। अब फिक्स एसेट में बच्चों क्या होता है, सर साल की शुरुआत में 100 रुपए था, मान ली बात, हमने 20 रुपए का एडिशन किया, हमने नए परचेज किए, माइनस डेप्रिसिएशन लगाया 10 रुपए का, मान लो तो आ गया 110। ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब बच्चों आपको एक क्लोजिंग बैलेंस की एक्सपेक्टेशन ड्रॉ करनी है कि ये क्या, ये नंबर कितना होना चाहिए। क्या आप इसको लास्ट ईयर के बेसिस पर कंपेयर कर सकते हो? हमने कहा सर लास्ट ईयर एडिशन हुई थी 60 रुपीज की, तो क्या आप ये बोल सकते हो लास्ट ईयर 60 की अगर एडिशन है तो करंट ईयर में भी 60 की एडिशन होगी? नहीं सर, हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो। सर ये तो मैनेजमेंट का डिस्क्रिशन है कि कितना एफए परचेज करना है, कितना फिक्स एसेट परचेज करना है, इसको हम प्रेडिक्ट कैसे करें? तो बच्चों हम वही कह रहे हैं, नेचर ऑफ अकाउंट के हिसाब से आपको सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करने पड़ते हैं, सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर सोचने
पढ़ते हैं। मींस अगर बैलेंस शीट आइटम है तो थोड़ा सा टफ होता है, आप सारी चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वेयरएज P&L पे लगाना सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर को, सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर को थोड़ा इजी होता है। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर, जैसे वेजेस को आप इजीली प्रिडिक्ट कर पाते हो, एफए को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो। ठीक है। चौथी है चीज बच्चों सोर्स, मतलब नेचर ऑफ एंट्री कैसी है। नेचर ऑफ अकाउंट क्या है? क्या जो अकाउंट है वो रूटीन अकाउंट है? रूटीन मतलब जैसे सेल्स है उसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है और कंटिन्यूस बेसिस पे होती रहती है, या नॉन रूटीन अकाउंट है? नॉन रूटीन अकाउंट जैसे बच्चों लॉस बाय फायर, अब आग लग गई, आग लगने से नुकसान हो गया, अब क्या आप उसे प्रिडिक्ट कर सकते हो? सर एक्ट ऑफ गॉड है, हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो बच्चों अगर रूटीन नेचर की आइटम है, प्रिडिक्शन करना आसान है, नॉन रूटीन में प्रिडिक्शन करना मुश्किल है, एक्सपेक्टेशन मुश्किल है। इसीलिए आप सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर जब रूटीन नेचर की आइटम होती है तो ज़्यादा बेटर वे में लगा सकते हैं, नॉन रूटीन में नहीं लगा पाते। तो फैक्टर्स में बच्चों पहला हमने क्या समझा अब तक? सर डेटा अवेलेबल होना चाहिए, दूसरा डेटा है तो डिटेल में भी होना चाहिए, तीसरा किस अकाउंट के लिए सर करना चाहते हैं हम सैप सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर, किसके लिए करना चाहते हैं सैप, क्या उसका प्रिडिक्शन पॉसिबल है या नहीं है, चौथा किस नेचर का अकाउंट है वो, पांचवा क्या प्रिडिक्टेबिलिटी पॉसिबल है या नहीं है। इन दोनों का कंक्लूजन बच्चों यही, अकाउंट टाइप और सोर्स का। प्रिडिक्टेबिलिटी जैसे लॉस बाय फायर का आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, एफए की एडिशन का आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, तो आपको देखना पड़ेगा क्या प्रिडिक्टेबल है या नहीं है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ असर्शन, किस नेचर ऑफ असर्शन को आप चेक करना चाहते हैं। जैसे बच्चों हमने कहा वेजेस है, हमने वेजेस का एग्जांपल लिया था, यहाँ पर हमने वेजेस का नंबर भी कंप्यूट किया। इस नंबर को कंप्यूट करने से बच्चों क्या हुआ, हमें ये कंफर्ट आया कि ये नंबर सही वैल्यूड है, ये नंबर ठीक है, कंप्लीट है, यही कंफर्ट आया। बच्चों असर्शन में हम लोग असर्शन जब वाउचिंग वेरिफिकेशन में जाएंगे, और हम लोगों ने पहले भी देखी है, बाकी वाउचिंग वेरिफिकेशन में हम डिटेल में समझेंगे। और अभी के लिए कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन दो असर्शन है, ये चीज अगर चेक करनी है तो आप सैप से चेक कर सकते हो, सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर से चेक कर सकते हो। बट अगर राइट एंड ऑब्लिगेशन देखना है, राइट एंड ऑब्लिगेशन सर एक एग्जांपल दीजिए। हमने कहा बच्चों एफए है, एफए में आपके पास लैंड है, लैंड आपकी है या नहीं है, कैसे चेक करोगे सर? उसके लिए तो हम सिर्फ टाइटल डीड ही चेक कर सकते हैं, एग्रीमेंट चेक कर सकते हैं। अगर वो चीज चेक करनी है, राइट ऑब्लिगेशन चेक करना है, तो बेटा आपको एग्रीमेंट ही चेक करना पड़ेगा, आप सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा सकते। तो आप किस असर्शन को चेक करना चाहते हैं वो मैटर करता है। अगर आप वैल्यूएशन चेक करना चाह रहे हैं, कंप्लीटनेस चेक करना चाह रहे हैं, तो आप सैप लगाएंगे, सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। बट अगर आप राइट एंड ऑब्लिगेशन चेक करना चाहते हैं तो बच्चों उससे चेकिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट चीज, आपका इनहेरेंट रिस्क कैसा है, उसमें व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या गलत हो सकता है, उसके चांसेस कितने हैं। जब इनहेरेंट रिस्क और सिग्निफिकेंट रिस्क हाई होता है तो हम सैप कम लगाते हैं, हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स पे ज़्यादा रिलाय करते हैं, हम एनालिटिकल प्रोसीजर पे भरोसा कम करते हैं, हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। टीओडी मीन्स टेस्ट ऑफ डिटेल्स, आप प्लीज शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। टीओडी आपने अर्लियर चैप्टर्स में समझा है, वाउचिंग वेरिफिकेशन में और डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों हमने क्या कहा, अगर इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, मतलब मेरे को पता है कि डर ज्यादा है, इस अकाउंट में गलती होने के चांसेस ज्यादा है। जब गलती होने के चांसेस ज्यादा है तो आपको ज्यादा काम करना पड़ता है ताकि आपको अच्छे ऑडिट एविडेंसेस मिल सके, परसुएसिव ऑडिट एविडेंसेस मिल सके। करेक्ट बच्चों? हाँ जी सर। तो उस केस में हमें एनालिटिकल प्रोसीजर कम करने होते हैं, मतलब हमें उन पे रिलायंस कम होता है, टीओडी पे और टीओसी पे रिलायंस ज्यादा होता है। तो बच्चों हमने क्या समझा, क्या क्या फैक्टर्स हैं रेलेवेंट? सर डेटा अवेलेबल होना चाहिए, दूसरा सर डेटा डिटेल में डिसएग्रीगेटेड होना चाहिए, तीसरा सर अकाउंट टाइप किस तरीके का है, बैलेंस शीट है या P&L टाइप है, हमें ये चेक करना होगा, बैलेंस शीट पे कम लगता है, P&L पे ज्यादा लगता है। सोर्स ऑफ डेटा क्या है, मतलब सोर्स ऑफ अकाउंट क्या है, नेचर ऑफ एंट्रीज किस तरीके की है, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, रूटीन है नॉन रूटीन है, प्रिडिक्टेबिलिटी कितना पॉसिबल है उस अकाउंट को प्रिडिक्ट करना, किस टाइप की असर्शन को आप डील कर रहे हैं, वैल्यूएशन कंप्लीटनेस है तो आप लगाएंगे, राइट ऑब्लिगेशन पे आप नहीं लगाएंगे, किस तरीके का इनहेरेंट रिस्क है, किस तरीके का सिग्निफिकेंट रिस्क है। IR मीन्स इनहेरेंट रिस्क, SR मीन्स सिग्निफिकेंट रिस्क, ये हमने पहले समझे हुआ है। जब रिस्क ज्यादा है तो आपको एनालिटिकल प्रोसीजर से ज्यादा कंफर्ट TOD या TOC देते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों एक बार इसे कंक्लूड करें। पहला टॉपिक हमने क्या कहा, पहला पॉइंट हमने क्या कहा, एनुअल अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा होना चाहिए ताकि आप फैसिलिटेट कर सके, मतलब प्रॉपर्ली इंश्योर कर सके इफेक्टिव एनालिटिकल
प्रोसीजर को। दूसरा हमने क्या कहा, डिसएग्रीगेशन। डिसएग्रीगेशन मीन सेपरेटेड इनटू पार्ट, और वी कैन से डिटेल्ड डेटा होना चाहिए ताकि आप प्रॉपरली एनालिटिकल प्रोसीजर लगा पाए और कुछ यूजफुल रिजल्ट निकाल सके। द डिग्री ऑफ डिसएग्रीगेशन इन डेटा कैन डायरेक्टली अफेक्ट द डिग्री ऑफ इट्स यूजफुलनेस एंड इन डिटेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट। जैसे हमने कहा था, अगर हम वेजेस का आपको नंबर ऑफ वर्कर ना दे, आपको पर मंथ सैलरी ना दे, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, आप नहीं ढूंढ पाएंगे कि क्या कुछ गड़बड़ है या नहीं है। तो इसीलिए प्रॉपरली डिसएग्रीगेटेड डेटा होना चाहिए। अकाउंट टाइप पे हमने कहा था बच्चों कि अगर इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट है तो ज़्यादा बेटर प्रिडिक्टेड हो सकता है, बैलेंस शीट का कम होता है। क्यों? क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, टेंड टू बी मोर प्रिडिक्टेबल बिकॉज दे रिफ्लेक्ट एक्यूमुलेटेड ट्रांजेक्शन ओवर अ पीरियड। मतलब उसमें डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स होती जाती है, रूटीन नेचर की आइटम ऐड होती जाती है, एक्यूमुलेट मतलब जुड़ते जाना। वेयरएज बैलेंस शीट में क्या होता है बच्चों, नेट इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और आर सब्जेक्ट टू ग्रेटर मैनेजमेंट जजमेंट। हमने क्या कहा बच्चों, हमने कहा कि जो बैलेंस शीट आइटम होती है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है। आपको पता है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट इज अ फ्लो कंसेप्ट, बैलेंस शीट इज नॉट अ फ्लो कंसेप्ट। तो बैलेंस शीट हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है। दूसरा, मैनेजमेंट की जजमेंट बहुत ज्यादा होती है। हमने एक एग्जांपल समझा था बच्चों फिक्स एसेट का। अब कितने फिक्स एसेट परचेज करने हैं, कितनी एडिशन करनी है, वो तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो कौन बता सकता है, बस मैनेजमेंट। इसीलिए प्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा बेटर होती है इनकम स्टेटमेंट में बजाय बैलेंस शीट आइटम के। नेक्स्ट इज बच्चों सोर्स। सोर्स के लिए हमने कहा था किस तरीके की नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, वन ऑफ आइटम्स है, रूटीन है, नॉन रूटीन है। रूटीन है जैसे रूटीन प्रोसेस की जो आइटम होती है, जैसे कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस एंड सिमिलर ट्रांजेक्शन, जैसे सेल्स हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, दे आर मोर प्रिडिक्टेबल। बट जो नॉन रूटीन और एस्टिमेशन कॉस्ट होते हैं, नॉन रूटीन मतलब जो वन ऑफ आइटम होती है, जैसे अगर आपने कोई बिजनेस परचेज किया है या लॉस बाय फायर हो गया, तो ये वन ऑफ आइटम है, डेली नहीं हो रही है। या एस्टिमेशन स्कॉट जिसमें एस्टिमेशन बहुत ज्यादा है। सर एक एग्जांपल दीजिए एस्टिमेशन स्कॉट का। हमने कहा बच्चों, आपने सुना होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में क्या होता है, मैनेजमेंट एस्टिमेट करती है कि कितना नुकसान हो जाएगा, कितने डेटर से पैसा नहीं आएगा, यही करते हैं बच्चों। हाँ जी सर। तो वो बच्चों एस्टिमेशन है, जहाँ पे प्रेडिक्शन है, मैनेजमेंट की बायसनेस आ जाती है, जजमेंट आ जाती है। तो ऐसे केसेस में ना बच्चों प्रिडिक्ट करना ऑडिटर के लिए थोड़ा टफ हो जाता है कि कितना ठीक है कितना नहीं है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर लगाना उसके लिए उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट प्रिडिक्ट कर रही है, मैनेजमेंट की जजमेंट है, मैनेजमेंट की बायसनेस है, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेंड नहीं है, रेशो नहीं है। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। नेक्स्ट है प्रिडिक्टेबिलिटी। हमने कहा था कितना प्रिडिक्टेबल है अकाउंट, अगर ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, मोर प्रिडिक्टेबल है तो आप लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। सैप आर मोर अप्रोप्रिएट व्हेन रिलेशनशिप्स आर प्रिडिक्टेबल। ठीक है बच्चों। नेचर ऑफ अजर्शन, नेचर ऑफ अजर्शन हमने कहा था अगर कंप्लीटनेस वैल्यूएशन चेक कर रहे हैं तो बेटर है, बट अगर राइट एंड ऑब्लिगेशन चेक कर रहे हैं तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसके लिए आपको अदर प्रोसीजर करने ही पढ़ते हैं। प्रिडिक्टिव एनालिटिकल प्रोसीजर यूजिंग डेटा एथिक्स कैन बी यूज्ड टू एड्रेस कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, मेजरमेंट एंड अक्रेंस। ये सारी असर्शंस होती है बच्चों जो आप डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, मेजरमेंट, अक्रेंस। तो इस पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं प्रिडिक्टिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स जिसमें आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, जैसे हमने वेजेस वाला किया है एग्जाम्पल, उसमें हमने प्रिडिक्ट किया, एस्टिमेट किया कि हमारा कितना खर्चा होगा, दैट इज अ प्रिडिक्टिव एनालिटिकल प्रोसीजर। लास्ट चीज बच्चों, इनहेरेंट रिस्क। हमने कहा था इनहेरेंट रिस्क अगर ज्यादा होता है, सिग्निफिकेंट रिस्क ज्यादा होता है, तो अकेले सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर से काम नहीं चलेगा। व्हेन इनहेरेंट रिस्क इज हाई वी मे डिजाइन टीओडी to address higher inherent risk. When significant risk has been identified, audit evidence solely from SAP, substantive analytical procedure, is unlikely to be sufficient. जब inherent risk ज़्यादा है, significant risk ज़्यादा है, तो SAP से काम नहीं चलेगा, आपको TOD पे रिलायंस और देना पड़ेगा, TOD ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है कि किस केस में inherent risk ज़्यादा है। When side agreement with respect to revenue has been identified एज अ सिग्निफिकेंट रिस्क और फ्रॉड रिस्क। साइड एग्रीमेंट क्या होता है बच्चों, कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर है ए, कंपनी का कस्टमर है बी। ए ने बी को कहा कि देखो हम मार्केट में कितने का बेचते हैं, 1 लाख रुपीस का, मैं आपको दे दूंगा ये सामान 95,000 का, 5,000 रुपये में आपको डिस्काउंट दिला दूंगा।
आप क्या करना, आप 5,000 में से 2,000 मुझे दे देना। इसने इसके साथ साइड में एक एग्रीमेंट कर लिया। साइड एग्रीमेंट इसीलिए कि साइड में एक एग्रीमेंट हो गया मेन कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कि मैं आपको डिस्काउंट ज़्यादा दिला देता हूँ, आप थोड़े पैसे मुझे दे देना। जब आपको ऐसी चीज़ पता लगेगी तो आपका रिस्क ज़्यादा है, मतलब ए गड़बड़ कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो आपका रिस्क ज़्यादा है, तो आपको अपने ऑडिट प्रोसीजर अकॉर्डिंगली चेंज करने पड़ते हैं। ये एग्जाम्पल है बच्चों इनहेरेंट रिस्क का। यही लिखा है हैव बीन आइडेंटिफाइड एज सिग्निफिकेंट रिस्क या फ्रॉड रिस्क। आपको लगा है कि ये सिग्निफिकेंट रिस्क या फ्रॉड रिस्क है। इट इज अनलाइकली दैट एनालिसिस of sales compared to cash receipt or cost of sales would be appropriate to respond to that risk। मतलब सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर जैसे रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेल्स या कैश टू सेल्स, उनसे काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसे क्या बोला है, सिग्निफिकेंट रिस्क या फ्रॉड रिस्क बोला है। सिग्निफिकेंट रिस्क, फ्रॉड रिस्क हम पहले समझ चुके हैं बच्चों, तो उसको डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम लोग। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर कोई साइड एग्रीमेंट है, आपको लग रहा है कि इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, तो आप अदर प्रोसीजर्स पे ज्यादा ध्यान लगाएंगे, सैप पे कम लगाएंगे। तो बच्चों अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो हमने कहा सर ये फैक्टर्स है जो रेलेवेंट है, क्या अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, डिसएग्रीगेशन ऑफ डेटा, अकाउंट टाइप, सोर्स, प्रेडिक्टेबिलिटी, नेचर ऑफ असेशन एंड लास्ट इज इनहेरेंट रिस्क और व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या गलत हो सकता है। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। हाँ जी बच्चों, अभी अपना टॉपिक है टेक्निक्स अवेलेबल एज सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। मींस कहने का मतलब ये हुआ कि सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके, टेक्निक्स अवेलेबल हैं। मींस हम किस किस तरीके से एक्सपेक्टेड डेटा, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं, किस किस तरीके से हम कंपैरिजंस बना सकते हैं। आपको याद हो तो हमने समझा था एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर आप क्लाइंट के डेटा को कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर करने के लिए जो डेटा आएगा वो कैसे आएगा, किस तरीके से कंप्यूट होगा, वो होते हैं बच्चों टेक्निक्स अवेलेबल। चलो एक बार समझते हैं कौन कौन सी हमारे पास टेक्निक्स हैं। हमने कहा बच्चों हमारे पास 4 तरीके होते हैं। वन इज ट्रेंड एनालिसिस, सेकंड इज रेशियो एनालिसिस, थर्ड इज रीजनेबल टेस्ट, फोर्थ इज स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। आप लोग प्लीज नोट्स बना लेना और लिख भी लेना और याद कर लेना, क्योंकि ये चारों चीजें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको लिखनी पड़ेंगी। क्या 4 तरीके आए बच्चों? ट्रेंड एनालिसिस, सेकंड इज रेशियो एनालिसिस, थर्ड इज रीजनेबल टेस्ट, फोर्थ इज स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। अब ये चारों चीजें क्या होती हैं एक एक करके समझते हैं। पहली है बच्चों ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड का एनालिसिस, ट्रेंड क्या होता है? कोई पैटर्न, जैसे कोई फैशन में कोई चीज आ जाती है ना कि ये फैशन में चल रही है, ये अभी ट्रेंड में चल रही है, ये इसका पैटर्न है, तो उस पैटर्न का एनालिसिस बच्चों हो गया ट्रेंड एनालिसिस। सर कोई एग्जांपल दीजिए। हमने कहा बच्चों, हमने एक खर्चा देखा जो रेंट का खर्चा है। फर्स्ट ईयर में 10 लाख रुपीज था, सेकेंड ईयर में 11 लाख रुपीज था, थर्ड ईयर के अंदर 12 लाख 10,000 रुपीज था। ईयर ऑन ईयर कितना बढ़ रहा है बच्चों? 10%। अगर हम आपसे ये पूछें फोर्थ ईयर में कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे? सर इसके ऊपर 10% और ऐड कर दीजिए तो हमारे पास फोर्थ ईयर के एंड का खर्चा आ जाएगा। आ गया बच्चों 1331, 30,31,000 रुपीज। कैसे निकला? आपने क्या किया, आपने देखा ईयर ऑन ईयर क्या ट्रेंड है, 10-10 टका 10% बढ़ने लग रहा है, तो आपने 10% बढ़ा दिया, इससे आपने एक नंबर कंप्यूट कर लिया। ये होता है बच्चों क्या? ट्रेंड एनालिसिस। जब कोई ट्रेंड में जा रही होती है चीज, आप ट्रेंड के हिसाब से कंप्यूट करते हैं। ठीक है बच्चों? सेकंड होता है बच्चों रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस से नाम समझ आ रहा है क्या? आपको एक तो रेशियो निकालनी है और उस रेशियो के बेसिस पे आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू या एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने हैं। सर कोई एग्जांपल? हमने कहा बच्चों ठीक है, हमने कहा बच्चों आप लोगों ने एक रेशियो पढ़ी होगी जिसका नाम है जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हमने कहा जो पहला साल था, पिछला साल था लेट से, उसमें सेल्स थी 10 लाख रुपीज, ग्रॉस प्रॉफिट था 25%, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा बच्चों? सर 7.5 लाख रुपीज। इतनी बात ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। हमने कहा सर हम करंट ईयर में आए, 20x2 में आए, हमारी सेल बढ़ गई, 10 की कितनी हो गई? 20%। हमने कहा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट सेम परसेंटेज पर है। अब अगर आपको बोला जाए कॉक्स निकालने के लिए, कॉक्स का कंपैरिजन बनाने के लिए, तो आप क्या बताओगे कि कॉक्स कितनी होगी? सर 10 पे 20 थी, जीपी सेम रहेगा, तो कॉक्स कितनी हो जाएगी? 15 लाख रुपए। कैसे निकाली आपने बच्चों? रेशियो एनालाइज करी। आपने कहा लास्ट ईयर सेल्स, कॉक्स और जीपी में क्या रेशियो थी? सेम रेशियो इस साल है।
तो इस तरीके से बच्चों हम बहुत सारी रेशियोज यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने कौन कौन सी रेशियो पढ़ी होगी? फॉर एग्जांपल आप लोगों ने डेटर टर्नओवर रेशियो पढ़ा होगा, तो अगर रेवेन्यू है तो हम डेटर निकाल सकते हैं। आप लोगों ने क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो पढ़ा होगा, आप लोगों ने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ा होगा। तो इन रेशियोज की हेल्प से आप नंबर्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कंपेरेबल नंबर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब रेशियो में ना बच्चों एक खासियत और होती है। अब रेशियो जरूरी नहीं है कि कंपनी की ही हो, जैसे तो आपने लास्ट ईयर की यूज करी, आप इंडस्ट्री की रेशियो भी यूज कर सकते हो, आप किसी कॉम्पिटिटर की रेशियो भी यूज कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपको एक कंफर्ट आ जाएगा कि जैसे आपकी कंपनी है फॉर एग्जांपल ए, उनकी जीपी रेशियो है 25%, उसी का कॉम्पिटिटर है लेट्स से बी, उसकी जीपी रेशियो है 25% या 26%, तो आप बोलोगे हाँ जी मोटा मोटा नंबर 25-26% के अराउंड ग्रॉस प्रॉफिट का रहता है, यही कहोगे। तो आपको एक कंफर्ट आ गया। कैसे आया? रेशियो एनालिसिस से। तो बच्चों रेशियो इंट्रा कंपनी भी हो सकती है, मतलब कंपनी के विदिन भी हो सकती है, एंड इंटर कंपनी भी हो सकती है। इंटर कंपनी का मतलब दूसरी कंपनी से कंपैरिजन या इंडस्ट्री से कंपैरिजन। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। तो बच्चों अभी तक हमने दो चीजें समझी, एक समझा हमने ट्रेंड एनालिसिस, दूसरा समझा हमने रेशियो एनालिसिस। तीसरी चीज बच्चों समझते हैं हम रीजनेबल टेस्ट एनालिसिस। रीजनेबल टेस्ट क्या होता है? बच्चों यहाँ पे आपने फाइनेंशियल डेटा यूज किए दोनों में। रीजनेबल टेस्ट कहता है कि आप फाइनेंशियल डेटा ना यूज करो, बट कोई अदर सोर्स, अदर टेस्ट यूज करो और उसके बेसिस पे आप अपनी एक्सपेक्टेशन बनाओ। सर अदर सोर्स, अदर बेसिस यूज करें, कोई एग्जांपल दीजिए। हमने कहा चलो, हमने कहा बच्चों हमारा क्लाइंट है लेट्स से ब्रेड बनाता है, उसने इस साल में 1 लाख पीसेस ब्रेड बनाई। ठीक है। अब एक पीस में पैकिंग के लिए बच्चों एक पैकेट लगेगा, एक पैकेट में एक ब्रेड आती है। हाँ जी सर, हमने मान ली बात। हमने कहा बच्चों पैकिंग मटेरियल कितने का आता है? 2 रुपए का आता है। तो आपको अगर पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है तो आप क्या करोगे? एक में सर एक पीस लगेगा, 2 लगा लो, 2 लाख रुपीज आ गए। तो आपने एक नॉन फाइनेंशियल डेटा यूज किया, ये वाला 1 लाख पीसेस वाला। दूसरा एग्जांपल समझते हैं बच्चों। आपने कहा हमारे पास रॉ मटेरियल लगा ब्रेड बनाने के लिए 10 लाख रुपीज। आपने कितनी ब्रेड बनाई? 1 लाख। पर पीस कितना आ गया बच्चों? सर 10 रुपीज आ गया। इस साल लेट से आपने 5 लाख ब्रेड के पीसेस बनाए, तो आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी बच्चों? सर 5 लाख इंटू 10। तो आपने क्या किया? एक रीजनेबल नंबर निकाला। ये जो 10 रुपए और ये जो आपने नंबर्स निकाले, आपने अदर देन इन नंबर्स को यूज किया, जो बिल्कुल कोर फाइनेंशियल्स के नंबर होते हैं, जो कोर बैलेंस शीट P&L में आते हैं, उनको छोड़ के आपने किसी ऐसे नंबर का यूज किया जो फाइनेंशियल में नहीं आ रहा, जो ये था 1 लाख वाला। ठीक है बच्चों? तो ये जो टेस्ट होते हैं जहां पे आप एक रीजनेबल टेस्ट बना रहे हो, एक रीजनेबल बेसिस पे अमाउंट कंप्यूट करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज अ रीजनेबल टेस्ट। चौथा होता है बच्चों मॉडल स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने सीपीटी में, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा एक कोरिलेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग। कोरिलेशन, रिग्रेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोग क्या करते थे बच्चों? उसमें हम लोग निकालते थे कि कितनी फ्यूचर की वैल्यू होगी, प्रिडिक्शन करते थे। लीनियर प्रोग्रामिंग में भी ये करते थे कि हाँ जी ये हमारे पास कंस्ट्रेंट है, इतना इतना है, तो हमें कितना नंबर चाहिएगा, कितना आउटपुट चाहिएगा ताकि हम सब चीज़ों को अचीव कर लें। कोरिलेशन, रिग्रेशन में भी आप प्रिडिक्शन करते थे। तो बच्चों वो जो मॉडल्स होते हैं, जो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स यूज होते हैं, उन्हें कहा जाता है स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। जो स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, कंप्यूटराइज्ड टूल्स होते हैं जिनके बेसिस पे प्रेडिक्शंस होती हैं, वो होती है बच्चों स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। तो आपने 4 चीजें समझी बच्चों। क्या? सर ट्रेंड एनालिसिस जिसमें हम ट्रेंड देखेंगे, रेशियो एनालिसिस जिसमें हम रेशियो देखेंगे, रीजनेबल एनालिसिस सर जिसमें हम अदर देन फाइनेंशियल डेटा देखेंगे और एक रीजनेबल बेसिस पे नंबर लेकर आएंगे, और फोर्थ इज स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग बच्चों क्या हो गई? जो स्टैटिस्टिकल टूल है। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार इसे रीड करते हैं। हमने कहा ट्रेंड एनालिसिस एक कॉमनली यूज टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं आप? इट यूज फॉर कंपैरिजन ऑफ करंट डेटा with the prior period balance or with a trend in 2 or more prior period balances। मतलब आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का ट्रेंड निकाल के फिर कंपेयर करते हो। दूसरा था बच्चों रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस इज अ यूजफुल मेथड ऑफ एनालाइजिंग एसेट लायबिलिटी एज वेल एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस के लिए बच्चों हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोल सकते हैं, और एसेट लायबिलिटी के लिए हम बोल सकते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो।
अपने उन रेशियोज को यूज करके आप वैल्यूज प्रिडिक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो। करेक्ट? हाँ जी सर। एन इंडिविजुअल बैलेंस शीट अकाउंट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट ऑन इट्स ओन, बट जब उसका रिलेशनशिप किसी दूसरे अकाउंट के साथ बना दिया जाता है, जैसे ट्रेड रिसीवेबल का सेल्स से बना दो, डेटर टर्नओवर रेशियो बना लो चाहे, या डेटर डीएसओ निकालो, डेली सेल्स कितनी है आपकी, कि हाँ जी डेली में आप कितनी सेल्स करते हैं, डेली कितना कैश कलेक्ट करते हैं, उनसे आप अमाउंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इज ऑफन मोर प्रिडिक्टेबल। इसके अलावा बच्चों रेशियो कैन ऑल्सो बी कंपेयर्ड ओवर टाइम, मतलब लास्ट ईयर करंट ईयर कंपेयर कर सकते हैं, और टू द रेशियो ऑफ सेपरेट एंटिटीज विद इन द ग्रुप, मतलब एक कंपनी के अगर 4 पार्ट हैं तो उनसे कंपेयर कर सकते हैं या बाहर से भी कंपेयर कर सकते हैं, और द रेशियो इन अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। याद रखना सेम इंडस्ट्री, ऐसा ना हो कि ब्रेड बनानी है और आप व्हीकल बनाने वाली कंपनी की रेशियो से कंपेयर करें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अभी तक क्या चीजें पढ़ी बच्चों? सर ट्रेंड और रेशियो। तीसरी चीज क्या थी बच्चों? रीजनेबल टेस्ट, जिसके अंदर हमने बोला था कि क्या यूज करना है, नॉन फाइनेंशियल डेटा यूज करके एनालाइज करना है। इन अदर वर्ड दीज टेस्ट आर मेड बाय रिव्यूइंग द रिलेशनशिप ऑफ सर्टेन अकाउंट बैलेंसेस टू अदर बैलेंसेस फॉर रीजनेबलनेस ऑफ अमाउंट, मतलब एक बैलेंस को दूसरे बैलेंस से लिंक किया जा रहा है ताकि रीजनेबल अमाउंट निकाली जाए। जैसे हमने कहा था बच्चों, कौन सा पैकिंग का एग्जांपल लिया था कि 2 रुपए पर पैकिंग की कॉस्ट आती है, 1 लाख रुपीस पीसेज हैं तो कितने हो जाएंगे? 2 लाख रुपीस। कुछ एग्जांपल्स हमने दिए बच्चों, रॉ मटेरियल कंजम्पशन टू प्रोडक्शन क्वांटिटी, हमने अभी एक एग्जांपल समझा था रॉ मटेरियल टू प्रोडक्शन का। सिमिलरली बच्चों वेस्ट इज अ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन या फिर रॉ मटेरियल कंजम्पशन, इससे आप परसेंटेज निकाल लोगे कि कितना प्रतिशत वेस्ट होता है, तो आप उसको लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं ताकि करंट ईयर का या किसी और साल का कंपेरेबल बना सकें। एक छोटा सा एग्जांपल समझ सकते हैं बच्चों वेस्ट का। फॉर एग्जांपल हमने कहा हमारा फर्स्ट ईयर है क्लाइंट का, फर्स्ट ईयर में हमारे क्लाइंट का रेवेन्यू था 1 करोड़ रुपीस और 2% वेस्टेज हुई है, 2% स्क्रैप हुई है। तो अगर 2% स्क्रैप हुई है तो मोटा मोटा 2 लाख रुपीस स्क्रैप हुई होगी बच्चों। हाँ जी सर। अब आप आ गए 20x2 के अंदर, नेक्स्ट ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर आ गए, आपका रेवेन्यू है 10 करोड़ रुपीस। अब आपको पता है कि हमारा स्क्रैप कितना परसेंटेज होता है? 2% होता है सर। लास्ट ईयर 1 करोड़ पे कितना था? 2 लाख। करंट ईयर में 10 करोड़ पे कितना हो जाएगा सर? 20 लाख। कैसे निकाला बच्चों? आपने एज अ परसेंटेज निकाल लिया कि हाँ जी 2% होता है। तो इससे आप अपना अमाउंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, रीजनेबली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट होना चाहिए। ठीक है बच्चों। सिमिलरली बच्चों 2 एग्जांपल और है, वर्क इन प्रोग्रेस बेस्ड ऑन इशू ऑफ मटेरियल एंड सेल्स क्वांटिटी। मींस हमने कहा आपका वर्क इन प्रोग्रेस है 10 लाख रुपीस, सेल्स आपकी डेली सेल्स होती है सर 1000 की, तो हम ये बोल सकते हैं 1000 की सेल के लिए आपका कितना वर्क इन प्रोग्रेस है? 10 लाख। और अगर डेली सेल 2000 की हो जाएगी तो आपका कितना वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा? सो 20 लाख। बात समझे बच्चों? हाँ जी सर। सिमिलरली सेल्स डिस्काउंट एंड कमीशन अगेंस्ट सेल्स वॉल्यूम, मींस आपने कहा आपने पूरे साल में, लेट से आपने पूरे साल में 10 लाख रुपीस का सेल डिस्काउंट दिया या कमीशन दिया, आपने पूरे साल में 1 लाख पीसेस सेल किए, तो पर व्हीकल कितने का डिस्काउंट आ गया बच्चों? सर पर व्हीकल 10 रुपीस का डिस्काउंट आ गया। तो अगर मुझे 2 लाख पीसेस पे निकालना हो तो 2 लाख इंटू 10 20 लाख। 20 लाख कैसे निकला बच्चों? हमने कहा क्या कहा कि 10 रुपीज पर यूनिट जनरली कॉस्ट लगती है। लास्ट ईयर हमने 1 लाख बनाई थी, लेट से इस बार 2 लाख बनाएंगे तो 10 रुपीज के हिसाब से कितनी कॉस्ट आ जाएगी? 20 लाख। तो ये होते हैं बच्चों रीजनेबल टेस्ट। एंड लास्ट चीज होती है बच्चों स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, अ मॉडलिंग टेस्ट विच कंस्टिट्यूट अ स्टैटिस्टिकल मॉडल। स्टैटिस्टिकल मॉडल का मतलब हो गया बच्चों जैसे कोरिलेशन, रिग्रेशन, या फिर आप कोई और स्टैटिस्टिकल टूल लगाना चाहते हैं जिसके बेसिस पे आप प्रिडिक्ट करें, जैसे एक्सेल के अंदर बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, उनकी बात कर रहा है। ठीक है। फ्रॉम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा ऑफ प्रायर अकाउंटिंग पीरियड टू प्रिडिक्ट करंट अकाउंट बैलेंस, मतलब स्टैटिस्टिकल टूल लगा के अकाउंट बैलेंसेस को प्रिडिक्ट करना। तो टोटल बच्चों अपने पास 4 चीजें आ गई। क्या सर? ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबल टेस्ट एंड फोर्थ इज स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। हाँ जी बच्चों, अभी का अपना टॉपिक है एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज सब्सटेंसिव टेस्ट। सब्सटेंसिव टेस्ट मीन जब आप बैलेंस शीट और P&L की टेस्टिंग करते हैं तो एनालिटिकल प्रोसीजर को कैसे यूज करना है, उसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों। बच्चों सिंपल सा है, आपने अभी तक क्या समझा था
कि सर हमने समझा था एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या होता है, हमें क्लाइंट के डेटा को क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है, और कंपेयर करके हमें क्या करना होता है, देखना होता है कि हाँ जी क्या वो हमें एक्सपेक्टेशन बनानी होती है और देखना होता है कि क्या जो नंबर है वो ठीक है या नहीं है। क्या करना होता है बच्चों, हमें क्लाइंट का डेटा लेना होता है, हमें सर अपनी एक एक्सपेक्टेशन बनानी होती है और दोनों को कंपेयर करना होता है क्या जो नंबर आ रहा है क्लाइंट का वो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ जी बच्चों, यही है। पहले चेक करो क्या आपको एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने की ज़रूरत है या नहीं है। दूसरा, क्या एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने के लिए जो एक्सपेक्टेशन बनानी है इसके लिए क्या डेटा अवेलेबल है भी या नहीं, और सही डेटा है या नहीं है। तीसरा, क्या आप एक्सपेक्टेशन बना सकते हो। चौथा, जो डिफरेंस आएगा क्लाइंट डेटा और एक्सपेक्टेशन में उसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो बच्चों ये सारे टॉपिक्स डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये समझते हैं कि किस केसेस में हमें एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना चाहिए। तो हमने क्या कहा बच्चों, हमने कहा पहले हमें देखना है कि क्या एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है या नहीं लगाना। दूसरा, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने के लिए क्या हमारे पास रेलेवेंट डेटा है या नहीं है। रेलेवेंट डेटा के बेसिस पे क्या हम एक्सपेक्टेशन बना सकते हैं नहीं बना सकते। एंड चौथा, जब हमने एक्सपेक्टेशन बना ली तो क्लाइंट डेटा से जो कंपैरिजन आएगा उसमें हमें कैसे डील करना है, उसके साथ हमें कैसे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। ये चीज़ें हमने आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये समझते हैं कि किस केसेस में हमें एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने चाहिए। तो बच्चों आपको ये याद है कि एनालिटिकल प्रोसीजर में आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करते हो प्लॉसिबल रिलेशनशिप से प्रोबेबल रिलेशनशिप से, करेक्ट बच्चों। हाँ जी सर, चलो समझते हैं एक बार। हमने कहा अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है, लार्ज डेटा है, लार्ज वॉल्यूम है, जैसे रेवेन्यू है, इस पे आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हैं। अगर लो वॉल्यूम है, जैसे वन ऑफ आइटम है, लॉस बाय फायर। अब लॉस बाय फायर सर हर साल तो होती नहीं, हर महीने भी नहीं होती, कभी भी हो जाए पता तो होती नहीं, तो आप इस पे ना एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं लगा सकते। ये वन ऑफ आइटम्स है। बट जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ आइटम होती है, जैसे सेल हो गया, कॉक्स हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, पेरोल हो गया, आप उसके ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हो, क्योंकि वहां पे आप रिलेशनशिप बना सकते हो। जैसे कॉक्स का रिलेशनशिप रेवेन्यू से बना सकते हो परसेंटेज निकाल कर, वो चीजें कर सकते हो आप। बट जब छोटी आइटम होती है या फिर वन ऑफ आइटम्स होती है लॉस बाय फायर, उसमें नहीं लगा सकते। दूसरी चीज बच्चों, नेचर ऑफ आइटम किस तरीके की है, क्या वो P&L आइटम है या बैलेंस शीट आइटम है। बच्चों P&L आइटम पे आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना इजी होता है, बैलेंस शीट पे जनरली नहीं लगता और टिपिकल होता है थोड़ा सा, कुछ केसेस में लगता है कुछ में नहीं लगता। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है अगर आपके पास, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल के आप बैलेंस शीट की इन्वेंट्री प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम बोले फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट में कितनी एडिशन होगी वो तो आपको नहीं पता, वो तो लास्ट ईयर के बेसिस पे डिपेंड भी नहीं करेगी, तो वो लगाना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो कुछ केसेस में टफ है, कुछ में सिंपल है, पर इसीलिए बैलेंस शीट में जनरली उतनी इफेक्टिवली अप्लाई नहीं होता। बट P&L की आइटम में जैसे रेवेन्यू हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, उस पर प्रॉपरली अप्लाई होता है, उस पर आप प्रॉपरली प्रिडिक्ट कर पाते हो। तीसरी चीज बच्चों, वेदर रिलेशनशिप एग्जिस्ट और नॉट। आपने बोला था प्रोबेबल रिलेशनशिप्स को चेक करना है। जैसे आपको मैंने दिया ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स, क्या आप उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हो। हाँ जी सर। मैं अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स दूं तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो। हाँ जी सर। अगर मैं आपको लास्ट ईयर का बताऊं कि सर लास्ट ईयर जीपी था 25%, करंट ईयर में मेरी सेल है 12 लाख की, तो जीपी कितना होगा, क्या आप बोल सकते हो कि सर 3 लाख रुपीज के अराउंड होगा, 25% ऑफ 12 लाख। हाँ जी सर। क्यों, क्योंकि रिलेशनशिप है। जहां पे रिलेशनशिप नहीं है वहां पे आप एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं लगा सकते। कैसे, एक एग्जांपल दीजिए सर, यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है। फॉर एग्जांपल बच्चों लॉस बाय फायर, अब इसमें क्या रिलेशनशिप होगा, अर्थक्वेक आ गया सर, एक्ट ऑफ गॉड। अब उस केस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता, तो जहां पे रिलेशनशिप है वहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर लग सकते हैं। एंड लास्ट चीज बच्चों, किस तरीके का प्रोसीजर लगना है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ आइटम पे। हो सकता है आप सिंपल प्रोसेस से भी, जैसे आपने यहाँ पे का सिंपल परसेंटेज लगा दिया, आपने प्लेन अनसोफिस्टिकेटेड मेथड है, सिंपल परसेंटेज लगा दी। ट्रेंड बेस भी कर सकते हो, आप बोलो कि हाँ जी पिछले साल इतना था, लेट्स से 2000 X1, 2000 X2, 2000 X3,
डेटा था 10, 11, ये करोड़ के अंदर नंबर है, तो क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो 2000x4 का नंबर कितना होगा? हाँ जी सर। कैसे? हर साल कितना बढ़ रहा है? 10% बढ़ रहा है। तो दिस इज अ ट्रेंड बेस्ड आइटम। तो बच्चों, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने के लिए आपको ये देखना है कि वॉल्यूम कितना है, लार्ज डेटा है नहीं है, नेचर क्या है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है नहीं करता, और किस तरीके का प्रोसीजर लगाने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, एक बार रीड कर लेते हैं। सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर जनरली तब लगाए जाते हैं जब लार्ज वॉल्यूम होता है डेटा का, बहुत सारा, जैसे रेवेन्यू हो गया, एंड टेंड टू बी प्रिडिक्टेबल ओवर द टाइम, और जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ जी ये ओवर अ पीरियड इतना चलेगा। जैसे रेवेन्यू है, आपने कहा हर महीने आप 20,000 रुपए की सेल करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो अगले महीने भी कितने की होगी? 20,000। उससे अगले भी कितने की होगी? 20,000। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट प्रिडिक्टेबल है। दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ प्लान्ड एनालिटिकल प्रोसीजर इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप है तो ही लग सकता है, अदरवाइज नहीं लग सकता। जैसे हमने एग्जांपल लिया लॉस ऑन फायर का, लॉस बाय फायर का, और रेवेन्यू जीपी का। ठीक है, एक टर्म और यूज हुई है बच्चों यहाँ पर, कंटिन्यू इन द एब्सेंस ऑफ नोन कंडीशंस टू द कॉन्ट्रेरी। मींस कोई भी रिलेशनशिप, अगर हम पूरा पढ़ते हैं इसे, दैट रिलेशनशिप अमंग डेटा एग्जिस्ट एंड कंटिन्यू, कि जो रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट करता है और कंटिन्यू भी कर रहा है इन द एब्सेंस ऑफ नोन कंडीशन टू द कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी मतलब अपोजिट, इन द एब्सेंस मतलब उसके अपोजिट कोई सिचुएशन हमें नोन नहीं है। सर कोई एग्जांपल दीजिए। हमने कहा बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल समझो। हमने कहा कि रेवेन्यू और कॉक्स है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा, हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है बच्चों रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने कहा 10 लाख रुपीस का रेवेन्यू है फॉर एग्जांपल, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारा 7,50,000 का। तो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया सर 2,50,000 और 25%। ये ईयर था 20x1। 20x2 में क्या हुआ? हमें एक कंडीशन पता लगी कि कंपनी ने अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, जिस वजह से ये रेवेन्यू का ये जो जीपी है ये इंक्रीज होके 40% हो जाएगा। अगर ये 40 हो जाएगा तो क्या आज के से में अगर 20x2 में आपका रेवेन्यू 20 लाख रुपीस है, तो क्या ये 15 लाख होगा या 12 लाख रुपीस होगा? अगर कोई सिचुएशन नहीं होती, कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं होती, तो बच्चों कितना होता? सर 10 पे 7.5, 20 पे 15 हो जाता। बट एक कॉन्ट्रेरी सिचुएशन अवेलेबल है जो हमें बता रही है, कॉन्ट्रेरी मतलब इसके अपोजिट या जो इसको सेटिस्फाई नहीं करे, जो अवेलेबल है, जो बोल रही है कि अब 40% हो जाएगा जीपी, मीन 60% हो जाएगा कॉक्स। 60% कॉक्स का मतलब 12 लाख रुपीस। बात समझ आती है बच्चों? तो जब तक कोई दूसरी नॉन सिचुएशन अवेलेबल नहीं है, जब तक हमारे पास कोई कॉन्ट्रेरी एविडेंस नहीं है कि हाँ जी ये अब सेटिस्फाई नहीं होगा, हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा, द सुटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर विल डिपेंड ऑन ऑडिटर असेसमेंट ऑन हाउ इफेक्टिव इट विल बी इन डिटेक्टिंग मिसस्टेटमेंट। जैसे हमने कहा बैलेंस शीट और पी&एल। बैलेंस शीट में हमें पता है कि टफ है लगाना, रिजल्ट इतने अच्छे नहीं देगा। पी&एल में लगाना रिजल्ट दे देगा, तो आप किस में लगाओगे? पी&एल में। तो ऑडिटर को देखना है, असेस करना है कि कितना इफेक्टिव है इसको लगाना। अगर इफेक्टिव है लगाना, इससे कोई रिजल्ट मिलेगा तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाइए, अदरवाइज मत लगाइए। एंड लास्ट पॉइंट है बच्चों, इन सब केसेस इवन अ अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल। अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल मतलब सिंपल, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। प्रेडिक्टिव मतलब सिंपल प्रेडिक्शन। जैसे हमने एग्जांपल लिया था बच्चों 25% जीपी का। हमने कहा ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, सेल इस साल की 12 लाख है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 3 लाख आएगा सर। तो सिंपल है बच्चों, अनसोफिस्टिकेटेड मॉडल भी उसमें काम कर जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा किस तरीके का एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है। तो क्रक्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये निकला कि लार्ज वॉल्यूम पे लगाना है। दूसरा, रिलेशनशिप जब है तभी लगाना है। तीसरा, ऑडिटर की असेसमेंट क्या है, नेचर क्या है आइटम का, क्या लगाने से बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और किस टाइप का लगाना है वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों। अब किस टाइप का लगाना है उस पे एक चीज और समझते हैं हम छोटी सी। बच्चों अगर आपके कंट्रोल्स अच्छे हैं तो आपके पास डेटा सही होगा। जब डेटा सही होगा तो आप एनालिटिकल प्रोसीजर अच्छे कर पाओगे। बट अगर कंट्रोल अच्छे नहीं है तो डेटा की इफेक्टिवनेस, क्वालिटी कम हो जाएगी, जिस वजह से
एनालिटिकल प्रोसीजर पे रिलायंस कम होगा। और टेस्ट ऑफ डिटेल मतलब सैंपल चेकिंग जो हम करते हैं, वाउचिंग वेरिफिकेशन जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, उस पे रिलायंस बच्चों ज्यादा होगा, ऑडिटर उस पे ज्यादा काम करेगा। हमने क्या कहा बच्चों, अगर कंट्रोल्स अच्छे नहीं हैं तो एनालिटिकल प्रोसीजर पे रिलायंस कम होगा, काम कम होगा। वेयरएज अगर कंट्रोल्स अच्छे हैं तो एपी पे रिलायंस ज्यादा होगा। एक ऑडिट के अंदर ना बच्चों 3-4 चीजें होती है, वो आप इस बकेट से समझो। सबसे पहले होता है बच्चों रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो आप प्लानिंग पे करते हो। उसके बाद क्या करते हो बच्चों, आप कंट्रोल टेस्टिंग। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आपने पहले पढ़े हुए हैं चैप्टर्स में, इसलिए हम दोबारा यहाँ पे इलैबोरेट नहीं कर रहे। फिर आप करते हो बच्चों कंट्रोल टेस्टिंग। अगर कंट्रोल्स ठीक हैं तो साथ में आप करते हो बच्चों सब्सटेंसिव प्रोसीजर, या जिसको आप बोलते हो टीओडी, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। फिर जो जगह बच गई, ये जो खाली जगह है, ये कौन भरता है बच्चों, सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। ये आपका कंफर्ट है कि आपको कितना भरोसा हो रहा है नंबर्स पे। ये भरा बच्चों रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ने, ये भरा बच्चों कंट्रोल टेस्टिंग ने, ये भरा सब्सटेंसिव प्रोसीजर ने, और बाकी भरा सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स ने। ठीक है बच्चों, तो अगर कंट्रोल्स ठीक नहीं होंगे तो ये जगह खाली हो गई, तो ये जो बाकी जगह है ये एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं भर पाएगा। आपको किससे करना पड़ेगा, टेस्ट ऑफ डिटेल से। ये सिर्फ कोलैबोरेट करेगा बट रिलायंस कम रहेगा। तो हम यहां एक बार रीड कर लेते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर is influenced by the nature of assertion and auditor's assessment of the risk. ऑडिटर को कितना रिस्क लग रहा है उसमें। अगर कंट्रोल टेस्टिंग खराब है तो ऑडिटर का रिस्क क्या है, बहुत ज्यादा है। ऑडिटर को क्या करना होगा, इफ कंट्रोल्स ओवर सेल्स प्रोसेसिंग आर वीक, ऑडिटर मे प्लेस मोर रिलायंस ऑन टीओडी रेदर देन सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर असर्शन रिलेटेड टू रिसीवेबल्स। अगर आप रिसीवेबल्स चेक कर रहे हैं, उसके एस्पेक्ट्स चेक कर रहे हैं, असर्शन के ऊपर हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब वाउचिंग वेरिफिकेशन में जाएंगे। अब ये देखो कि रिसीवेबल चेक कर रहे हो और आपको पता है कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, तो आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स ज्यादा करोगे। तो ये तो हो गया बच्चों रिस्क। अगर रिस्क ज्यादा है, कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, तो ऑडिटर को टेस्ट ऑफ डिटेल्स ज्यादा करनी है। सेकेंड है बच्चों नेचर ऑफ असर्शन। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल है बच्चों वैल्यूएशन या कंप्लीटनेस। जब आपने, जैसे हमने कहा था ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, सेल्स हमने कहा है 12 लाख रुपीस, तो हमने कहा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा बच्चों, 9 लाख रुपीस। बुक्स में कितना आ रहा है, मानो बात 9.10 लाख। तो आपको क्या कंफर्ट आ गया कि ये नंबर कंप्लीट है, ये नंबर प्रॉपरली वैल्यूड है, ये कंफर्ट आ गया। तो वैल्यूएशन और कंप्लीटनेस की असर्शन तो आपने चेक कर ली, बट अगर मैं आपको असर्शन बोलूं, असर्शन होता है क्या चीज चेक करते हैं, जैसे राइट एंड ऑब्लिगेशन। जब आप वेरिफिकेशन वाउचिंग में जाएंगे तो आप डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। अभी के लिए राइट एंड ऑब्लिगेशन, जैसे लैंड है, क्या लैंड की ओनरशिप मेरे पास है या नहीं, क्लाइंट के पास है या नहीं है, वो कैसे चेक होगा सर, वो तो टाइटल डीड से ही चेक हो सकता है। क्या आप एनालिटिकल प्रोसीजर करके कर पाओगे चेक, नहीं सर। तो बच्चों राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एक ऐसी असर्शन है जो आप एनालिटिकल प्रोसीजर से नहीं चेक कर सकते। तो हमने क्या कहा, आपको क्या चीज चेक करनी है, उसकी असर्शन का नेचर क्या है। अगर नेचर है वैल्यूएशन कंप्लीटनेस टाइप्स तो आप कर सकते हो, राइट एंड ऑब्लिगेशन है तो आप नहीं कर सकते। प्लस आपका रिस्क कैसा है, अगर आपका रिस्क ज्यादा है तो आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स पे ज्यादा कंफर्ट लोगे बजाय एनालिटिकल प्रोसीजर के। आपका कंफर्ट बच्चों तीनों चारों चीजों से मिलके आता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टीओसी, टीओडी एंड देन सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। बट अगर टीओसी कम है तो आप इसके ऊपर ज्यादा रिलायंस नहीं ले सकते। हर ऑडिट प्रोसीजर इन सबका मिक्स होगा, किसी में कुछ ज्यादा होगा, किसी में कुछ कम होगा, बट आप किसी को भी हटा नहीं सकते। ठीक है बच्चों, एक बार हम इस टॉपिक को पूरा कंक्लूड करते हैं। हमने कहा सर एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए हमें पहला स्टेप क्या करना होता है, ये देखना होता है कि क्या वो सूटेबल है या नहीं है। बाकी चीजों पे हम नहीं बात करें क्योंकि वो आगे डिस्कस करेंगे। सूटेबल बच्चों किस किस तरीके से देखना है, पहले देखना है लार्ज वॉल्यूम है, रिलेशनशिप के बेसिस पर, नेचर ऑफ आइटम मतलब ऑडिटर की असेसमेंट क्या है रिस्क की, चौथा किस तरीके का मॉडल लगाना है। नेक्स्ट आपको बच्चों देखना है कि किस नेचर की असर्शन है।
अगर आपकी वैल्यूएशन कंप्लीटनेस टाइप अजर्शन है तो आप लगा लो, राइट ऑब्लिगेशन है तो आप नहीं लगा पाओगे। इसके अलावा आपका रिस्क कैसा है, क्या आपका रिस्क ज़्यादा है या कम है। अगर रिस्क ज़्यादा है तो आपको टीओडी और कंट्रोल्स पे ज़्यादा रिलायंस देना होगा इंस्टीड ऑफ सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है बच्चों। हाँ जी बच्चों, अभी अपना टॉपिक है द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। रिलायबिलिटी ऑफ डेटा यूज्ड फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर्स। हमने कहा था बच्चों, एनालिटिकल प्रोसीजर में आपको क्लाइंट के डेटा को अपनी एक्सपेक्टेशन से या बजट से कंपेयर करना पड़ता है। करेक्ट। क्या करना बच्चों? सर कंपैरिजन करना पड़ता है क्लाइंट डेटा को। 4-5 चीजें थी। क्या क्या चीजें थी बच्चों? एक सर था प्रीवियस ईयर डेटा, एक एक्सपेक्टेशन किस किस की हो सकती है बच्चों? क्लाइंट की हो सकती है, हमारी हो सकती है, अगर आपको याद हो हमने पहले ये चीजें सारी पढ़ी हैं। बजट्स अवेलेबल हो, अदर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। करेक्ट। इनके बेसिस पे आप बच्चों क्या बनाते थे? इनके बेसिस पे सर हम एक्सपेक्टेशंस बनाते थे अपनी, कि हाँ जी हमें कितना डेटा, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है। यही था बच्चों। हाँ जी सर। अगर ये डेटा सही नहीं है, अगर ये कंपैरिजन वाला डेटा सही नहीं है तो क्या आप प्रॉपर्ली एनालिटिकल प्रोसीजर कर पाओगे? नहीं सर। अगर एक्सपेक्टेशन ही नहीं सही बनेगी, अगर डेटा सही नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगी सही? सर एक्सपेक्टेशन सही नहीं बनेगी, और जब एक्सपेक्टेशन सही नहीं बनेगी तो आपके एनालिटिकल प्रोसीजर्स सही से परफॉर्म नहीं होंगे। तो बच्चों एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए एक जो सबसे बड़ी चीज और जरूरी चीज है वो है डेटा का एक तो अवेलेबल होना और दूसरा डेटा का ठीक होना। रिलायबिलिटी ऑफ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए। ठीक है बच्चों। अब बच्चों रिलायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, एक बार वो समझते हैं। हमने बोला रिलायबिलिटी का क्या मतलब है बच्चों? रिलायबिलिटी का मतलब है सर भरोसा, कितना सही है डेटा। बच्चों कब ज्यादा सही होगा? जब इंटरनल है, एक्सटर्नल है, या इंडिपेंडेंट सोर्स का है या नहीं है। सर अगर इंडिपेंडेंट सोर्स का डेटा है तो डेटा क्या होगा? ज्यादा रिलायबल होगा। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्स में क्या होगा बच्चों? मैनेजमेंट की बायसनेस नहीं आएगी। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल लो बच्चों। हिंदुस्तान में ना बहुत सारी रिसर्च कंपनी जो बताती है इंडस्ट्री का डेटा, जैसे टेक्नो पार्क एक नाम की रिसर्च कंपनी है जो बताती है कि हाँ जी आपका किस तरीके से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अब आपने कहा, आपने एक रिसर्च कंपनी से लिया कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना होना चाहिए, आपने कहा 25% होना चाहिए, मान ली बात। ये रिसर्च कंपनी से आपने इंडिपेंडेंटली लिया, इंडिपेंडेंट सोर्स है, इसका मैनेजमेंट से कोई लिंक नहीं है, इसने आपको इंडस्ट्री का डेटा दिया। अब आपका क्लाइंट है, क्लाइंट का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 24%। क्लाइंट कह रहा है कि जी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना 24% ही होना चाहिए। कौन सी चीज ज्यादा रिलायबल होगी? ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, इस पे मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे मैनेजमेंट चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है। सोर्स क्या है? क्योंकि ये तो मैनेजमेंट दे रहा है, यहाँ पे सोर्स बाहर वाला है, तो बाहर वाला क्यों मैनिपुलेट करेगा? इसीलिए जितना इंडिपेंडेंट सोर्स होता है उतना ज्यादा रिलायबल डेटा होता है। सिमिलरली जब आप बैंक की बात करते हो तो आप बैंक की कंफर्मेशन जब बैंक से लेते हो, बैंक की कंफर्मेशन आप किससे ले सकते हो? बैंक से भी ले सकते हो और क्लाइंट से बोल सकते हो कि यार आप ला के दे दो। किस पे ज्यादा भरोसा होगा? बैंक से खुद जाके लाने में या क्लाइंट से मंगवाने में? सर बैंक से खुद जाके लाने में, क्योंकि वो क्या होगा बच्चों? इंडिपेंडेंट होगा, उसमें रिस्क कम होगा। तो आपको सोर्स देखना है, अगर इंडिपेंडेंट सोर्स है तो ज्यादा रिलायबल डेटा है, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो रिलायबिलिटी कम हो जाती है। मैं ही नहीं कह रहा डेटा गलत होगा, बट रिलायबिलिटी कम हो। दूसरा कंपेरेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, क्या जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो कंपेरेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हमने एक एग्जांपल लिया कि सर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ब्रेड बनाती है फॉर एग्जांपल, इसका आपको ग्रॉस प्रॉफिट चेक करना है। आपने कहा कि सर मेरे पास ना रियल एस्टेट की एक कंपनी है, उसका ग्रॉस मार्जिन मैं आपको दे देता हूँ। क्या ये दोनों चीजें कंपेरेबल हैं? नहीं सर, एक रियल एस्टेट है, दूसरी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। इवन मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग आर ऑल्सो नॉट रिलेटेड। अगर ये ऑटोमोटिव सेक्टर, ये तो ब्रेड है, अब मैं आपको बोलूँ कि यार एक स्कूटर बनाने वाली कंपनी का ग्रॉस मार्जिन दे दो, तो क्या वो दोनों चीजें कंपेरेबल होंगी? नहीं सर। तो आपकी एक्सपेक्टेशन
के लिए आपको कैसा डेटा चाहिए सर? कंपेरेबल डेटा चाहिए। तो पहली चीज बच्चों आपने क्या समझी? सोर्स। दूसरा क्या समझा? कंपेरेबिलिटी। तीसरा नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, किस तरीके की इंफॉर्मेशन है, क्या वो रेलेवेंट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों आपने कहा वेजेस आपको डिटरमाइन करनी है, वेजेस की एक्सपेक्टेशन बनानी है, तो बच्चों आपको क्या क्या चीजें चाहिए सर? नंबर ऑफ वर्कर चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए सर? हमें एवरेज नंबर ऑफ एवरेज पे आउट चाहिए। पे आउट मतलब हम उन्हें पैसे कितने देते हैं। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी वेजेस बन जाएगी। हाँ जी सर। अगर मैं आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन ना दूं तो मैं आपको ये भी ना दूं, ये ना दूं, ये एक इन्फॉर्मेशन दूं दूसरी ना दूं, तो क्या आपके लिए रेलेवेंट होगी इन्फॉर्मेशन? नहीं सर। तो आपको देखना है किस तरीके की इन्फॉर्मेशन है और कितनी रेलेवेंस है। सिमिलर एग्जांपल होता है बच्चों बजट्स। कभी कभार आप, जैसे हमने एक चीज बोली थी कि आप क्लाइंट डेटा को बजट से कंपेयर करते हो। अब बजट ही आपके पास नहीं होगा तो क्या कंपेयर कर पाओगे? नहीं सर। तो आपको चेक करना है कि कितना रेलेवेंस है आपकी इंफॉर्मेशन का, क्या जो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ठीक भी मिल रही है या नहीं मिल रही है। यहां पे आपको नंबर ऑफ वर्कर्स की जगह मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे दूं जो स्टाफ के हैं, वर्कर्स नहीं, स्टाफ में जो है ऑफिस में जो बैठते हैं, फैक्ट्री वाले नहीं दो, तो क्या आपका काम बन पाएगा? नहीं सर। तो आपको जिसकी एक्सपेक्टेशन बनानी है आपको उसके नेचर का और रेलेवेंस डेटा चाहिए। चौथी चीज बच्चों कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। जैसे मैनेजमेंट ने आपको दिया नंबर ऑफ वर्कर और एवरेज पे आउट कि ये लो जी, दोनों डेटा ले लो, वेजेस ले लो, वेजेस की एक्सपेक्टेशन बना लो। ये डेटा ठीक है या नहीं है? ये कैसे? ये डेटा कब ठीक होगा? जब सर उस कंपनी के कंट्रोल्स अच्छे होंगे, बनाने वाले ने सही से बनाया है, चेक करने वाले ने सही से चेक किया है, तो एज एन ऑडिटर आपको कंफर्ट आ जाएगा कि ये जो नंबर्स इन्होंने दिए हैं ठीक है। हाँ जी सर। तो आपको ये भी चेक करना है कि कंट्रोल्स किस तरीके के हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। सर कोई और एग्जांपल दीजिए कंट्रोल्स का जो हमारे लिए रेलेवेंट हो और रेलेवेंट हो। तो हमने कहा हाँ जी बच्चों, हमने कहा था कि हम कंपैरिजंस करेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर में। तो हम जो क्लाइंट का डेटा है उससे, वो एक चीज हम किससे कंपेयर कर सकते थे सर? बजट से कंपेयर कर सकते थे, फोरकास्ट से कंपेयर कर सकते थे। हाँ जी सर। अब बच्चों आपको जो बजट मिले हैं क्या वो ठीक है या नहीं है? अगर वो बजट ठीक होंगे तो आपको कंफर्ट आ जाएगा कंपेयर करने में। हाँ जी सर। बट अगर बजट ठीक नहीं होंगे तो आपको कंफर्ट नहीं आएगा। तो बजट ठीक है ये कैसे इंश्योर होगा सर? बजट के ऊपर कंट्रोल्स देख के कि किसने बजट बनाया है, किसने उसे रिव्यू किया है, क्या वो प्रॉपर है या नहीं है। तो अगर आपके कंट्रोल्स अच्छे हैं तो आपके बजट्स अच्छे हैं, आपके फोरकास्ट अच्छे हैं। जब बजट फोरकास्ट अच्छे हैं तो आपकी कंपेरेबल इंफॉर्मेशन अच्छी है, और आप जिस डेटा को उससे कंपेयर करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के बच्चों आपको रिलायबिलिटी चेक करने के लिए 4 चीजें चेक करनी होती है। पहली चीज क्या? सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन का, जो सोर्स है वो सही है या नहीं है। दूसरा कंपेरेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो कंपेरेबल है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग को आप रियल एस्टेट से कंपेयर कर रहे हो। तीसरा नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है क्या वो आपके लिए रेलेवेंट है या नहीं है, उसका नेचर किस तरीके का है। मींस आपको नंबर चाहिए वो आपको परसेंटेज बता दे, वो भी काम नहीं बनेगा उससे। तो आपको उसका नेचर भी देखना है कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। एंड लास्ट चीज बच्चों आपको देखना है कंट्रोल्स ओवर द इंफॉर्मेशन, कि जो आपने इंफॉर्मेशन ली है क्या वो सही है या नहीं। उसके लिए आपको कंट्रोल्स देखने पड़ते हैं कि कंपनी के कंट्रोल्स ठीक है या नहीं है। ठीक है बच्चों। हाँ जी सर। चलो बच्चों एक बार इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। हमने कहा सर रिलायबिलिटी हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डेटा सही नहीं होगा तो एक्सपेक्टेशन सही नहीं होगी और एनालिटिकल प्रोसीजर ठीक नहीं होंगे। तो इसके लिए पहली चीज हमें क्या देखनी है बच्चों? सोर्स देखना है, और सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स ज्यादा बेटर होता है। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है बच्चों? कंपेरेबिलिटी देखनी है कि क्या कंपेरेबल डेटा है या नहीं है। तीसरा नेचर एंड रेलेवेंस देखना है इंफॉर्मेशन का। एंड चौथी चीज क्या बच्चों देखनी है? कंट्रोल्स देखने हैं, क्योंकि अगर कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो आपका डेटा कंप्लीट होगा, सही होगा। क्यों देखे जाते हैं? टू इंश्योर इट्स कंप्लीटनेस, पूरा डेटा है, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी, सही डेटा है। फॉर एग्जांपल आप बजट से कंपेयर कर रहे हो, बट बजट आपको सीईओ ने ना देके, कंपनी के हेड ने ना देके, नीचे अकाउंटेंट ने दे दिया, क्या वो डेटा सही होगा सर? डाउटफुल है।
नीचे वाले पर्सन पे हो सकता है प्रॉपर अथॉरिटी ना हो, उसने प्रॉपरली देखा ना हो, बट जब ऊपर से टॉप मैनेजमेंट से कोई चीज़ आती है तो रिव्यू होकर आती है, उस पर कंट्रोल सही होता है। तो आपको किस पे ज़्यादा कंफर्ट आया? टॉप मैनेजमेंट वाले पे। सिमिलरली आपने जब बजट मांगा तो आपको उसके कंट्रोल्स देखने हैं, क्या कंट्रोल्स ठीक है या नहीं है। टू कंक्लूड बच्चों, हमने 4 चीजें देखी, क्या सर? सोर्स, कंपेरेबिलिटी, नेचर एंड रेलेवेंस, एंड चौथा कंट्रोल्स। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। हाँ जी बच्चों, अभी का अपना टॉपिक है अमाउंट्स ऑफ डिफरेंस, अमाउंट ऑफ डिफरेंस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट्स, मींस जो बुक के अंदर अमाउंट है, बुक्स में अमाउंट है, फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज एक्सेप्टेबल। एक्सपेक्टेड वैल्यू मींस जो ऑडिटर ने बोला, ऑडिटर ने या फिर क्लाइंट ने या फिर बजट फोरकास्ट के अकॉर्डिंग हमने कहा कि इतनी होनी चाहिए, मींस बुक्स में और हमारी एक्सपेक्टेशन में अगर डिफरेंस है तो क्या किया जाए, कैसे काम किया जाए। ठीक है बच्चों, चलो एक एग्जांपल समझते हैं। हमने कहा रेंट है 15 लाख का करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का 10 लाख का, ईयर ऑन ईयर कितना है? 10% का इंक्रीज है। हम कहते हैं रेंटल में हर साल 10% रेंट बढ़ जाता है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 11 लाख। हाँ जी सर। है कितना? दिस इज बुक्स का नंबर, दिस इज रिकॉर्डेड नंबर, प्लीज शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना। CY मतलब करंट ईयर, PY मतलब प्रीवियस ईयर। 15 लाख है, 11 लाख ही है, वेरिएशन कितना आ गया बच्चों? 4 लाख रुपीज। ठीक है, ये बच्चों एक केस हो गया। हमने दूसरा सिनेरियो लिया जिसमें हमारा रेंट है 11,25,000 का, 10 लाख का लास्ट ईयर का है, ईयर ऑन ईयर 10% इंक्रीमेंट, एक्सपेक्टेड वैल्यू 11 लाख हो गई। तो बच्चों यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया? 11,25,000 और 11 लाख में 25,000 का। तो बच्चों हमारे पास 2 केस आए, एक केस जिसमें हमारे पास 4 लाख का वेरिएशन है, दूसरा केस हमारे पास जिसमें 25,000 का वेरिएशन है। हमने कहा आपको कि मेटियलिटी हमारी कितनी है? हमने कहा सर मेटियलिटी है हमारे पास 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज। अब आप क्या बोलोगे? सर ये नंबर तो 25,000 है, मेटियलिटी से बहुत नीचे है, तो ये नंबर क्या है आपका? इमेटीरियल है, तो इसके लिए कुछ आगे काम करना है? नहीं सर, इसे इग्नोर करो। हम बाकी जो अपने अदर प्रोसीजर्स हमें करने थे, रेंट चेक करना, एग्रीमेंट चेक करना, वो हम करेंगे, बट हमें यहाँ पे रिस्क नहीं लग रहा, हमें रीजनेबली सही लग रहा है कि नंबर ठीक है। बट यहाँ पर बच्चों क्या है? 4 लाख का डिफरेंस, मेटियलिटी 2 लाख। प्रॉब्लम तो है सर, प्रॉब्लम तो है। इतना बड़ा नंबर का फर्क है, मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ मैनिपुलेशन हो सकती है बच्चों। हाँ जी सर, हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाला माइंड कह रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है क्योंकि मटेरियल डिफरेंस है। तो आप क्या करोगे? सर हमें और काम करना पड़ेगा, हमें इंक्वायरी करनी पड़ेगी मैनेजमेंट से, हमें एग्रीमेंट चेक करने पड़ेंगे, हमें और डिटेल काम करना पड़ेगा ताकि हम अपने रिस्क को कम से कम कर सके, ताकि हमें पता लग जाए ये 4 लाख का जो वेरिएशन है वो क्यों आया है। सही कह रहे हैं बच्चों? हाँ जी सर। तो क्या हम ये कहें बच्चों कि जब आपका मटेरियल वेरिएंस है तो आपको आगे चेकिंग करनी है? क्यों करनी है? क्योंकि बच्चों आपका रिस्क ज्यादा है। जब रिस्क ज्यादा है तो आपको एविडेंस किस तरीके का लेना होगा बच्चों? परसुएसिव एविडेंस लेना होगा। परसुएसिव एविडेंस होता है जो जिसके बेसिस पे आपको कंफर्ट आ जाए कि ये नंबर ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चों, इसी केस में मैनेजमेंट ने कहा कि मैंने एक प्रीमाइसेस और ले लिया, एक प्रीमाइसेस जो लिया है उसका रेंट है 4 लाख रुपीज। आपने क्या कहा? आपने उसका एग्रीमेंट चेक कर लिया नए वाले का और रेंट पेमेंट चेक कर ली, तो आपको 100% कंफर्ट आ गया कि हाँ जी 11 लाख ये था, 4 लाख ये था, जो नए प्रीमाइसेस का मिला के हो गया 15 लाख, अब सब चीजें ठीक है। आपने ऐसा एविडेंस ले लिया जिसने आपको पूरा भरोसा दिला दिया कि हाँ जी ये 15 लाख का नंबर ठीक है। उस तरीके के एविडेंस को कहते हैं बच्चों परसुएसिव एविडेंस। परसुएसिव एविडेंस मींस जिसने आपको भरोसा दिला दिया कि ये नंबर ठीक है। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। तो बच्चों अगर हम कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं जब भी आप पे वेरिएशन आएगा तो आपको क्या करना है? आपको मेटियलिटी चेक करनी है। अगर मेटियलिटी से कम है, इममेटीरियल है, तो लीव इट। ज्यादा है तो आपको ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर करने हैं और परसुएसिव ऑडिट एविडेंसेस लेने हैं। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। द ऑडिटर डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन दैट कैन बी एक्सपेक्टेड विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेटियलिटी। जो आपने समझा था मेटियलिटी के बारे में कि 25,000 का डिफरेंस है और एक जगह 4 लाख का डिफरेंस है, किस पे आगे काम करना है वो डिपेंड किया मेटियलिटी के ऊपर। एंड द कंसिस्टेंसी विद द डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस टेकिंग अकाउंट ऑफ द पॉसिबिलिटी दैट अ मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिस स्टेटमेंट may cause financial statement to be materially misstated। मीन्स एक तो मेटियलिटी देख ली, दूसरी आपने देखा कि जहां आपको लग रहा है कि हाँ जी ये गड़बड़, बड़ी गड़बड़ भी हो सकती है, मीन्स इस मिसस्टेटमेंट की वजह से टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब ये तो एक मिसस्टेटमेंट थी, ऐसी 15 और हैं। जैसे हमने कहा 25,000 है, ये बच्चों एक मिसस्टेटमेंट है।
हमने कहा ऐसी 15 मिसस्टेटमेंट्स और हैं आपके पास अलग से, जो हर एक 30,000 40,000 की है। तो बच्चों 4.5 लाख रुपए तो यही हो गया, 25 ये हो गया, तो 475 जो आपके मटेरियलिटी से ज्यादा हो जाएगा। तो गड़बड़ होने के चांसेस है, तो इसलिए आपको इसको भी चेक करना पड़ सकता है अगर बाकी गड़बड़े ज्यादा है तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑडिटर की एक तो मटेरियलिटी से इफेक्ट करेगा, बाकी ऑडिटर को कितना कंफर्ट लेना है, कितना एश्योरेंस लेना है, कंफर्ट लेना है, टेकिंग इनटू अकाउंट अदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। अगर वहां पे सिर्फ 25 की एक गड़बड़ है, 2 गड़बड़ और है 25 की, टोटल गड़बड़ कितने की हो गई, लेट से 75 की, मटेरियलिटी कितने की थी 2 लाख की, कम की है तो आपको कंफर्ट है, आप नहीं करोगे कुछ। बट ऑन द अदर साइड अगर वो टोटल में ज्यादा हो गई तो आपको रिस्क है। हाँ जी सर, तो यही हम कह रहे हैं कि जो ऑडिटर को प्रॉब्लम मिलती है उसे मटेरियलिटी के बेस पे और बाकी मिस स्टेटमेंट्स के बेस पे चेक करना है। हमने दूसरी चीज बोली थी, जब उसे ज्यादा रिस्क मिलता है तो उसे कौन सा एविडेंस लेना है, परसुएसिव एविडेंस लेना है। ऐसे 330 कहता है बच्चों, ऑडिटर को क्या ऑब्टेन करना है, परसुएसिव एविडेंस ऑब्टेन करना है एज द असेस्ड रिस्क इंक्रीजेस। जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है आपको कौन सा एविडेंस लेना है, परसुएसिव। द अमाउंट ऑफ डिफरेंस कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल विदाउट इन्वेस्टिगेशन डिक्रीजेस इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ परसुएसिव एविडेंस। ये कहना चाहते हैं जैसे जैसे रिस्क बढ़ा, आपका रिस्क बढ़ा, रिस्क बढ़ने से आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऑडिट प्रोसीजर्स ज्यादा करने पड़ेंगे, आपको परसुएसिव एविडेंस ज्यादा लेने पड़ेंगे ताकि आपको कंफर्ट आ सके। यही है बच्चों। हाँ जी सर, ये बात समझ आती है कि रिस्क बढ़ेगा, ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा करने पड़ेंगे, परसुएसिव ऑडिट एविडेंसेस ज्यादा लेने पड़ेंगे ताकि आपको क्या आ जाए, कंफर्ट आ जाए कि नंबर ठीक है या नहीं है। वही कह रहा है अकॉर्डिंगली एज द रिस्क इंक्रीजेस, जैसे जैसे रिस्क इंक्रीज हुआ, द अमाउंट ऑफ डिफरेंस, जो आपका डिफरेंस है एक्सपेक्टेड अमाउंट से, कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल विदाउट इन्वेस्टिगेशन डिक्रीजेस। मींस वहां पे कितने का गैप था बच्चों, 2 लाख की मटेरियलिटी थी, 2 लाख रुपीस की, और 4 लाख का गैप था। ये जो गैप है आपको ये कम से कम रखना होगा, और वो कैसे रखोगे, परसुएसिव एविडेंसेस लेकर। जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा, जैसे जैसे गैप बढ़ेगा, आपका रिस्क बढ़ता जाएगा, तो आपको इस गैप को कम करना पड़ेगा, आपको ये 4 लाख रुपए कम करने पड़ेंगे, आपको इसके रीजंस निकालने पड़ेंगे कि ये 4 लाख का वेरिएशन क्यों है। ये बात समझ आती है बच्चों। हाँ जी सर, तो नेट कंक्लूजन बच्चों ये निकला क्या, जैसे जैसे रिस्क बढ़ा ये जो 4 लाख वाला गैप है हमें कम करना पड़ेगा, हमें और ऑडिट प्रोसीजर करने पड़ेंगे, हमें और परसुएसिव एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे ताकि इस 4 लाख के गैप को हम लेट से 2 लाख के नीचे ले आए, ताकि हमें कंफर्ट आ जाए, एक डिजायर्ड लेवल का हमें कंफर्ट आ जाए कि हाँ जी ये चीजें ठीक है। तो हमने ये कहा बच्चों, जब भी डिफरेंस होता है, अगर हम समरी की बात करें, अगर डिफरेंस है तो आपको मटेरियलिटी चेक करनी है, अगर मटेरियलिटी से ज़्यादा है तो आपको एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर करने हैं। क्यों, आपका रिस्क बढ़ रहा है, आपका असेस्ड जब ज़्यादा होता है तो आपको प्रोसीजर ज़्यादा करने पड़ते हैं ताकि आप परसुएसिव ऑडिट एविडेंसेस ले सके और ज़्यादा कंफर्ट ले सके। बट अगर मटेरियलिटी से कम है तो आप उसे लीव कर सकते हैं, अनडिटेक्टेड छोड़ सकते हैं, उस पर कोई और प्रोसीजर परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर अगर वो मिसस्टेटमेंट बाकी मिसस्टेटमेंट के साथ मिलकर बड़ी हो जाएगी, जैसे हमने बोला था 25 के मल्टीपल केसेस हो जाए एरर के, तो आपको उस केस में उस जो डिफरेंस है उसको कम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों।